2021 में ये सरकार आई, ममता बनर्जी तीसरी बार चुनी गई यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे। उसके बाद से जो है लगातार जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो सभी को देखने मिले कि पश्चिम बंगाल के ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके घर से पैसा बरामद हुए, बहुत सारे लोग जेल गए। भ्रष्टाचार को लेकर ये सरकार जब से पावर में आई है लगातार इतना भ्रष्टाचार में ये लोग डूब गए कि पब्लिक को अभी इस बात से बहुत नाराजगी है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार की, गैंग रेप्स, मर्डर, द लिस्ट इज लॉन्ग। उनका जो नेफ्यू है, he is basically a class 12 pass guy. He says that he's an MBA. He's not an MBA. He's a PGDPM holder, that too from a college or whatever you can term that institution that has no existence in reality. जो भी ममता क्या है, बिफोर कमिंग टू हर आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कोलकाता सिर्फ 15 इयर्स पे तो खराब नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में आप 15 सालों में 5 हेवी इंडस्ट्रीज का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल के जो अपना टैंक डाले और वहाँ पे एक साल 15-20 हजार लोग काम कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की ऐसा कुछ आप 5 साल में कोई अच्छा कानून बना आप दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। गुजरात तो ऐसा नहीं था। मोदी जी ने जब कमान संभाला गुजरात का, उससे पहले तो गुजरात ऐसा नहीं था। फिर वो वाइब्रेंट गुजरात कैसे बन गया? सिमिलरली देयर आर अदर टू मेनी लाइक 20 प्लस स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, क्या वो सारे मॉडल स्टेट्स की तरह गुजरात की तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सरकार जो व्यय कर रही है पश्चिम बंगाल की लास्ट बजट में, और आप मद्रासा डेवलपमेंट के लिए सरकार का बजट देखिए। उन लोग का भी कहना है आप एक टीवी डिबेट वाले गेस्ट हो, क्राइसिस है, जो इश्यूज है उसको आपका ठीक से मैनेज करना। भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलने में हिंदू को भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को भी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो प्रश्न किया, तो अगर आपको एक मैजिकल वैंड दे दिया जाए हाथ में, जादू की छड़ी, तो पार्टी में आप लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या बदलाव लाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में एटीट्यूड ऑफ द लीडर्स राइट फ्रॉम द टॉप चेंज करना चाहता हूं। कांग्रेस में तो ऐसा था ना कि राहुल गांधी माने एकदम, हम लोग तो वैसे ही थे। बाद में जब आंख खुला तब देखा था नहीं, कुछ हॉलो है, बार बार चुनाव हारता आ रहा है, पार्टी उसको ही ब्रांडिंग करता आ रहा है, तब लॉस्ट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो तब मुझे टाइटलर साहब ने एक बात कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहना है तो कभी गांधी फैमिली को चैलेंजिंग वाला बात नहीं किया। फिर अधीर रंजन चौधरी जी भी इनके खिलाफ बोले, अधीर रंजन चौधरी जी को पीसीसी प्रेसिडेंट से हटा दिया। अधीर रंजन चौधरी जी को खड़गे जी ने बोला दरवाजा है, निकल जाइए। तो ऐसा है कांग्रेस का। आपको कांग्रेस में वो जगह नहीं मिली, या जो भी आपका एक आउटरीच रहा होगा उनके साथ, आपको लगा कि ये बीजेपी में मौका था, आपको सही मौका दिखा, अपने मौका पे चौके लगाए। बैरकपुर में एक ये चीज है कि मैं बैरकपुर का भूमिपुत्र हूं, इसको लेके लोग में एक उत्साह है। आपके हिसाब से लास्ट 5 इयर्स में की कंस्टिट्यूएंसी में पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? क्या किया राज चक्रवर्ती ने? वो बोले ना कुछ काम किया। उनके पास काउंट कराने के लिए काफी सारी चीजें हैं। तो है नहीं असल में कुछ। राज चक्रवर्ती जी बैरकपुर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख, लोगों के साथ बहुत खराब किया राज चक्रवर्ती, परिवार तबाह हुए उनकी चीज। बैरकपुर ममता बनर्जी 2011 में 20 जनवरी को अनाउंस की थी कि मेट्रो रेलवे हो जाएगा, स्टेशन का नाम भी। इसके बाद सेंट्रल का एलोकेशन आया, अलॉटमेंट आया, फिर भी काम नहीं हुआ। बैरकपुर में ये जो स्थिति है आज के डेट में, ये हम लोग को बहुत पीड़ा देती है कि बैरकपुर माने कि हम लोग का बैरकपुर, बंगोली का बैरकपुर, ये हमको बहुत पीड़ा देने वाली बात है। नमस्कार, आज एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बैरकपुर, जहां इंडस्ट्री बंद है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, बीटी रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ड्रेनेज इश्यूज है, जॉब क्राइसिस है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज की डेट पे जनता को आए दिन फेस करनी पड़ती है। क्या इनका कुछ सॉल्यूशन है, या अगर है तो कौन करेगा? तो ऐसे इन सारे प्रश्नों को लेके, इन सारे क्राइसिस को लेके आज हमारे गेस्ट से, जो कि यहाँ के बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट हैं, मिस्टर कौस्तुभ बागची, उनसे हम डायरेक्ट सवाल करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका इसको लेके उनके नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान क्या है, या उनकी सरकार का विजन प्लान फॉर बैरकपुर एंड बियॉन्ड ओवरऑल बंगाल के लिए क्या है। तो आज डायरेक्टली ये सब उनसे जानते हैं, और उसको देखने के लिए अगर वो सिस्टम में आते हैं तो ये सब चीज़ों का सुधार होगा, या बस चेहरा बदलेगा और सब वैसे का वैसे ही रहेगा। नमस्कार कौस्तुभ जी। नमस्कार। आप इतने दिनों से ग्राउंड पे घूम रहे हैं, तो स्टार्ट इससे ही करते हैं। आप मुझे एक आइडिया दे सकते हैं क्या करंट सिचुएशन आपको लग रहा है ग्राउंड पे है, लोग के क्या कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग इंटायर बंगाल एंड बैरकपुर एरिया भी एज सच? देखिए ऐसा है, ये चुनाव से पहले हम लोगों ने एक पार्टी का एक प्रोग्राम था, परिवर्तन यात्रा। तो उसमें लगभग पश्चिम बंगाल की हर एक कोना को पार्टी ने टच किया। पार्टी का जो है एक सब एक बड़ा सजा हुआ सा एक व्हीकल निकला, उसमें परिवर्तन यात्रा का एक पूरा कॉन्वॉय निकला। तो वो जैसे निकला हर एक जगह से, तो हम लोगों ने ना उसमें एक पब्लिक में एक बहुत गुस्सा देखा, नाराजगी देखा इस वर्तमान सरकार के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 2021 में ये सरकार आई तीसरी बार, ममता बनर्जी तीसरी बार चुनी गई यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे।
उसके बाद से जो है लगातार जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो सभी को देखने मिला कि पश्चिम बंगाल के ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, सरकारी दल के मंत्री, इनके घर से पैसा बरामद हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, गंदा गंदा एलिगेशन लगा उन पे, उनको कोई ठीक तरीके से डिफेंड भी नहीं कर सका। अभी ये तो रहा 21 से ये अभी 26 तक का बात 5 है। years। इससे पहले भी हुआ। एक तो भ्रष्टाचार को लेकर ये सरकार जब से पावर में आई है लगातार इतना भ्रष्टाचार में ये लोग डूब गए कि पब्लिक को अभी इस बात से बहुत नाराजगी है। साथों साथ पश्चिम बंगाल में बहुत सारे घटनाएं घटे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर, गैंग रेप्स, मर्डर, रेप्स, द लिस्ट इज लॉन्ग। But the very recent of Abhaya's murder case that had shaken the conscience of the entire, it will be very less for me to say Bengal, but not the entire nation, but the entire world. There was Abhaya's protest was conducted all throughout the world. With that issue, people are very much angry. Now, when I'm sitting with you in this interview today, we have a very positive thing in this Abhaya's matter today in the High Court. High Court had said once again to reopen investigation in that Abhaya's case, the CBI. So that's something very important. We hope and expect that the perpetrators, the real culprits, come to light, they are booked, they are punished accordingly. And that's what. So basically, now let's not divert from it. The thing is that people are angry with this government because you see ममता बनर्जी ने सब कुछ किया, बगैर सरकार चलाने के लिए जो करना चाहिए था वो छोड़ के ममता बनर्जी ने सब कुछ किया। वो अपने हिसाब से पेंटिंग बनाती गई, जैसे तैसे भी वो बनाती गई, लेकिन वो पेंटिंग कौन खरीदता है कौन लेता है मुझे पता नहीं है। मैं तो बहुत सारे तृणमूल के लोगों को भी पूछा, नेताओं को पूछा कि घर में रखते हैं पेंटिंग, हंसने लगे। मैं तो एक दिन हंसी मजाक में कह दिया कि कोई जर्नलिस्ट चले जाए कोई तृणमूल के लोग के घर, कोई नेताओं के घर, ड्राइंग रूम छोड़ दीजिए, बाथरूम में भी नहीं दिखने को मिलेगा ममता बनर्जी का पेंटिंग। तो ममता बनर्जी पेंटिंग बनाती हैं, गाना गाती हैं और बहुत सारा चीज करती है, किताबें लिखती हैं, क्या लिखती हैं उनको ही पता है, कविताएं लिखती हैं, क्या कविताएं लिखती हैं कौन पढ़ता है पता नहीं, सब कुछ करती है। सरकार चलाने के अलावा ममता बनर्जी को सब कुछ आता है बगैर सरकार चलाने का। तो इसको लेके जो है ना, अभी देखिए जो नौजवान है वो रोजगार मांगते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोजगार देने वाली जो है सरकार के पास वो विजन है नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी को बोलना पड़ता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, घर से एक कटली बना लो चाय का, उसको जाके सड़क पे जाके बेचो। ममता बनर्जी को ये बोलना पड़ता है अरे यार क्या कर रहे हो, घर से थोड़ा मुरमुरा ले लो, उसमें थोड़ा जो है उसमें नमकीन डाल दो, तो रास्ते में जाके बेचो। तो ममता बनर्जी कहती है, किनको कहती है, युवाओं को कहती है, बेरोजगार जो नौजवान है उनको कहती है, जिनको पहले से ही गुस्सा इस बात को लेके कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जिनको एजुकेशन भी है, क्वालिफिकेशन भी है, जो स्किल लेबर भी है, सभी का पश्चिम बंगाल सब माइग्रेट करता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अपॉर्चुनिटीज आर बिकमिंग वेरी लिमिटेड। यू सी अ पर्सन who is graduating from an engineering college, who is graduating, completing their masters from a MBA college, they come out, they place their CV in any of the, whether still that placing that CV opportunity is also very limited, but still मुश्किल से भी किसी को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए CV प्लेस करने का, नौकरी का, उनको सैलरी का स्टार्टिंग बोला जाता है 14,000 15,000 से ज्यादा नहीं स्टार्टिंग का, जो भी हो क्वालिफिकेशन। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल का। मैं हाल फिलहाल में एक बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक लड़का है मेरा बहुत जाना पहचाना सा, वो मुझे बोला कि भैया मुझे एक नौकरी चाहिए, बहुत हो नहीं सकता मैं, फिर भी मैं मेरा पर्सनल लेवल पे कुछ दिन से बात किया तो उसका किस्मत अच्छा था, एक जन ने मुझे फ़ोन किया, बोला उनको भेजो। तो मैं उनको कहा कि ठीक है भेजते हैं, तो वो CV दिया, CV देने के बाद सब कुछ हुआ, उनको कन्फर्मेशन भी आ गया। तो वो लड़का मेरे पास एक बार आया, वो MBA किया हुआ है और उसके बाद वो जो MBA किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में,
तो वो बंदा मेरे पास आया, बोलने लगा कि मैंने बोला क्या हुआ, सब तो ठीक है, हो गया, मिठाई खिलाए। मैं भैया सब ठीक है, लेकिन सैलरी जो है ना, सैलरी क्या है, कितना बोल रहा है? बोले भैया बोल रहे 14,000 महीने का मिलेगा। मैंने कहा क्या यार, एमबीए का किया डिजिटल मार्केटिंग में, आज तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही एक्सपोजर मिलता है, तो फिर 14,000 रुपये। तो मैं जो है 2-3 और दोस्तों से बात किया, तो सभी ने ये बात कहा कि कोलकाता में एज अ फ्रेशर्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 14-15, मुश्किल से 16-17, बहुत किस्मत अच्छा रहा तो 20,000 रुपये महीना, इससे ज्यादा नहीं। मैंने सोचा, फिर वो मुझे बोलने लगा भैया यहाँ पे तो कुछ है नहीं अपॉर्चुनिटी, बाहर थोड़ा ट्राई करे। तो मैं वहीं पे बैठ के, मेरा एक बेंगलोर में एक दोस्त रहता है, मैं उनको फ़ोन किया, तो वो इसी लाइन में है। तो मैं उनसे बोला कि ये ऐसा ऐसा है कि देखो। तो उन्होंने मुझे तुरंत सीवी भेजने को बोला, तुरंत मैंने सीवी भेज दिया। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं पहले से थोड़ा स्केप्टिकल हो गया था, पहले से थोड़ा जो है सैलरी के बारे में बात करनी, मेरा ही फैसला होता है, बार बार एक बार उसको एक जगह ठीक कर दिया, फिर सैलरी उसको मनपसंद नहीं हुआ। तो मैं उसे ऐसे पूछा कि भाई सही से बता कि सैलरी कितना मिलने वाला है, इसे बंदा जाएगा यहाँ से, कोलकाता से जाके रहेगा वहाँ पे। तो उनने मुझे कहा कि देखिए बंदा तो फ्रेशर है, तो ऐसे करते हैं, इनको 45 से स्टार्टिंग करवाते हैं, कम तो नहीं रहेगा। मैंने कहा यार कहाँ 20,000, कहाँ 45,000। मैं जब उस लड़के को बोला तो वो एकदम हंसने लगा, पागलों जैसे हरकत करने लगा, अरे 45,000 मिल रहा है, वो उसमें खर्चा भी करे, उसको एक अलग सा जिंदगी मिलेगा, वहाँ पे एक अलग दुनिया मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो परिवार नहीं मिलेगा। समस्या यही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग चाहते हैं कि युवा रहे बंगाल में, अभी ऐसा होता रहा तो पश्चिम बंगाल में तो युवा आपको मिलेगा ही नहीं। बेरोजगार जो युवाएं हैं वो तो हर एक लोग तो बैठने वाले नहीं है, हर एक लोग तो ऐसा नहीं है कि सब दूसरी लाइन में उल्टा सीधा काम करके पैसा कमाने वाला, ऐसा मेंटेलिटी हर एक का नहीं होता है। जो हमारा एसेट हुआ करता था एक समय का, युवा पीढ़ी का, जो उनका सोच, जो उनका दिमाग, जो उनका काम करने का तरीका, उनका जोश और जुनून जो भी है, वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेके, और ये सभी, जैसे मैं छोटा छोटा बात आपको बताया, भ्रष्टाचार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में लॉलेसनेस एक फैक्टर है। आप सरकारी दल से जुड़े हो तो आप जो भी चाहते हो आपको हो जाएगा, कुछ ना भी करने से आपको वो कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर ओपोजिशन में हो तो वो तो छोड़ ही दीजिए, आप अगर साधारण आम पब्लिक हो, आम जनता हो, तो कॉमन मैन, दैट सो कॉल्ड, एक सिनेमा में कहा गया ना, स्टूपिड कॉमन मैन। Basically, common man has now become that stupid common man. That Pygmalion, written by is this thing, George Bernard Shaw. He happens to be one of my very favorite novelists, and he is one of the favorite character I have ever come across while reading. George Bernard Shaw, in his novel Pygmalion, he had said something about middle class morality. उनका ये मानना था कि जो समाज के एकदम उच्च श्रेणी के लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फटे जीन्स भी पहने तो लोग कहेंगे ये फैशन है। समाज के एकदम निम्न स्तरीय जो होते हैं उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फटे जीन्स पहनेंगे तो लोग कहेंगे यार यार ये तो गरीब है, इसको फटा पहनना ही है। और जो समाज के जो बीच में जो अटके हुए हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनका ही सब समस्या है। उनका यही समस्या है कि वो ना आगे जा पाते ना पीछे जा पाते। मैं आपको इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मैंने बात कही अभी अभी इस वक्त आपसे बात करते करते, कि जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है, भ्रष्टाचार का एक इशू है, एक लॉलेसनेस का इशू है। लॉलेसनेस बताते बताते जब मैं आम पब्लिक की बात कर रहा था, ये आम पब्लिक वैसे ही अटक गया, ना तो ये सरकारी दल से है ना तो ये विरोधी दल से है। विरोधी दल से होगा तब भी उसको तो उसका जिंदगी तबाह, और ये आम पब्लिक होगा तभी उसका जिंदगी तबाह। विरोधी दल से होगा तो जिंदगी ज्यादा तबाह, आम पब्लिक हो थोड़ा कम। तो मैंने ऐसे एक माहौल पैदा हो गया पश्चिम बंगाल में, सरकारी दल से होना ही होना है। तो ये सभी बातों को लेके पश्चिम बंगाल में नाराजगी है, और ये सरकार जो है बार बार अपना गलतियों को सुधारने के बजाय उनको मल्टीप्लाई करता जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि पब्लिक को लोग वीक समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता ही है जो सब कुछ चलाती है। ये 34 साल का सीपीएम का जमाना था, जब हम छोटे थे हम सोचते थे ये सीपीएम को तो कभी कोई हटा ही नहीं सकता, इनके तो जड़ें जो है इतनी मजबूत हो गई है, इनको तो हटाने वाला कोई है ही नहीं, इनको कौन हटाएगा, ऊपर से भगवान को आना पड़ेगा इनको हटाने के लिए।
लेकिन पॉलिटिकल स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, मनोस्थिति बदली, तब जाके सीपीएम भी चली गई। तो ममता बनर्जी का जो अभी ओवर कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे चला गया कि हमको कोई हटा नहीं सकता, ये बहुत भयंकर चीज होता है। पॉलिटिक्स में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जनता होती है भगवान, जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहिए। तो आपने जिन बातों पे अभी एड्रेस किया, जो पॉइंट्स हटाए, मेरे भी क्वेश्चन उसके पार्ट हैं, बट साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपने दिया, तो मैं अदर साइड के भी कमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जैसे आप उनका कंपेयर कर रहे हो कि उन्होंने कहा कि एक चाय बनाने का भी एक इट्स अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, वट एवर दैट इज। तो इफ़ यू रिमेंबर कुछ सालों नो पहले, नो नो, व्हाट Yeah. आई से इज, ममता बनर्जी तो ये बात अपने परिवार के सदस्यों को नहीं कहती है। उनका जो That- नेफ्यू है, I उनका जो understand. नेफ्यू है, Yes. he is basically a class 12 pass guy. Let me tell you very clearly, I have told this a number of times on television, because he says that he's an MBA. He's not an MBA. He's a PGDPM holder, that too from a college or whatever you can term that institution that has no existence in reality. There's neither here nor there. That that Arindam Chaudhary वाला जो इंस्टीट्यूट था, उसको Okay, जो yes. सुप्रीम कोर्ट या वो Mhm. IIPM कर, तो basically he is a class 12 pass guy. But you see the lifestyle, the standard of living, how he lives, how he, you see, a 12 pass guy, you leave apart the thing that Mamta Banerjee is CM and he's her nephew. Where would you find him? Just like another thousands and lakhs of people roaming on the streets, and he might also be there in the crowd listening to Mamta Banerjee saying that चाय की कटली ले लो, चाय बेचो। तो अपने फैमिली वालों को क्यों नहीं कहते आप? वो उनके ऊपर चोरी का इल्जाम है, भ्रष्टाचार का इल्जाम है, उनको कहिए ना कि निष्ठा से रहिए, ऑनेस्टी के साथ रहिए, चाय बेचिए, मुरमुरा बेचिए। ममता बनर्जी अगर ये आपके परिवार वालों से करवाती पहले, तो ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता कि राज्य की मुख्यमंत्री है, देखिए फैमिली वाला चाय बेच रहा है। हाँ, एक बोला उसको घुगनी बेचने वाला घुगनी का दुकान लगा दो, अरे घुगनी वाला दुकान लगा दो, मुख्यमंत्री का फैमिली घुगनी बेच रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता। इसी बात को लेके नाराजगी तो है। तो कौस्तुभ जी, देखो आप जो बता रहे हो मैं उसको वैसे कंपेयर नहीं करूंगा। अभिषेक बैनर्जी आज अगर यहाँ नहीं होते, वो कहीं और होते, तो मे भी 12 पास बंदे भी कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छा कर लेते हैं लाइफ में। उनका भी एक लक फैक्टर होता है या उनकी मेहनत होती है, वो जहाँ भी होते, अगर होते, वो हाइपोथेटिकल है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बोल रहा था जैसे आपने एक स्टेटमेंट कन्वे किया कि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक रैली में या जहाँ पे भी स्पीच दिया है। सिमिलरली कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी ने भी कहा था कुछ नॉट सिमिलर, काइंड ऑफ अ सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली। उनका भी ऐसा कुछ था कि एम्प्लॉयमेंट तो हो रहा है, मतलब लोग पकौड़े भी बेच रहे हैं न्यूज़ चैनल के बाहर, शायद जो जिनकी स्टूडियो में वो कर रहे थे या जिनके साथ, तो उनका भी एक स्टेटमेंट था। इसका मतलब ये नहीं था कि ही वाज एड्रेसिंग द एंटायर यूथ ऑफ कंट्री की जाओ सब पकौड़े ही बेचो। उनका था मोदी जी कि का कहने का स्टाइल एक अलग और था, ममता बनर्जी का बोलने का तरीका दोनों बिल्कुल अलग है। अलग है हम तो context- पकोड़े बेचने वालों को या चाय बेचने वालों को खराब नहीं, अब हाँ, जाइए मैं ना वही कह रहा कोलकाता हूँ। में शर्मा टी देखिए ना, Exactly. कितना पैसा कमाते हैं Obviously. उसमें। हम उस वैसे बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो आपका जो है कमियां ढाकने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए आप सभी को ऐसे बोलोगे कि चलो सभी घर से जाओ, घुगनी लेके बेचो, चाय लेके। ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है, देखो मैं उनको डिफेंड नहीं हाँ। कर रहा, लेकिन हो सकता है ये उनके साइड का कंसेप्ट हो कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए शी मस्ट हैव गिवन एग्जांपल लाइक दिस, जो आपको नहीं भाई वैसे हम कनेक्ट तो कर ये रहे। पूछ रहे, सभी घुगनी बनाने लगे गया, ये सब सब चाय सही नहीं, बनाएंगे। सब चाय बनाने लग गया, तो उसको खरीदेगा कौन? खरीदने वाला भी तो बंदा चाहिए। ऑब्वियसली है। मार्केट में तो जो है मनी तो रिवॉल्व होना चाहिए, तो वो कमाएगा तभी तो खाएगा। कोई बंदा कमाएगा तभी तो खाएगा। सभी को नहीं, शी एड्रेस्ड इट इन अ वेरी लाइक जनरल टर्म्स। अरे See, सभी it को was नौकरी just a mere political statement of हाँ। her, the way other politicians did usually do, not just limited to her, but entire country or all the parties. If you see in that, No, you see, Mamta Banerjee's statement, the way she had said, it's totally different from other people saying. Because I tell you, in West Bengal, we have seen lakhs and lakhs of protesters who, in spite of being the legitimate candidate, have not been accorded their job. yes, we In know West that. Bengal, we have seen, and that's
neither in any of these states this kind of dissatisfaction towards the government with regard to government employment and such huge level of corruption in government jobs. There's neither anywhere. It's not there. There's not in existence in any of these states. You can even find it out. Okay. So similarly, you also raise an example of कि you had a friend or a junior who wanted a job and all. तो उसको कोलकाता में ये salary structure and then Bangalore you said an example कि वहाँ पे ये है. तो because जो भी reason से Bangalore is booming and Kolkata is back थोड़ा सा backwards हो चुका है. What वो कभी था independence के बाद. This is what you meant. Not only Bangalore, you see Bangalore, Pune, Hyderabad, Karnataka, Mumbai. Hyderabad, this Any thing, other and any other state, growing Maharashtra, Right. आप चले जाइए दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कोलकाता से बेहतर है. बेहतर है, Correct. बहुत बेहतर है. तो अब ये जो ममता जी हैं अभी, she has been in power for the last 15 years, right? उससे पहले there was a ruling government that 34 was years, 30, they left 30 plus years, left right? front, yes. And then before that there was a There's part Congress. of Congress, right? Yes, They all have ruled the state. yes. तो सारा जो गलतियां हैं जो उनके टाइम का पीरियड का है जिसको आप एड्रेस भी कर रहे हो, माना कि वो हो सकते हैं जो ग्राउंड पे लोग डिस्कशन पे हैं जो आप भी शेयर कर रहे हो. एंड दी अदर साइड कुछ चीजें जो उनके पास उनको हेरिडिटी में मिली जब वो गवर्नमेंट में आई, पावर में आई, जिनको हटाकर आई, तो उनसे भी तो कुछ चीजें उनके पास आई. ऐसे नहीं चलता है, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं. 15 साल कुछ कम समय क्योंकि नहीं जब होता आप है. स्कूल में थे या मैं स्कूल में था तो तब तो सीपीएम की गवर्नमेंट थी. 15 साल जो है इतना कम समय नहीं होता है. डेफिनेटली नहीं होता है. सरकार चलाने का एक विजन होता है. सरकार चलाने माने रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार को सोचना पड़ता है. देखिए आपको अंतर पता चल जाएगा कि ये सरकार का विजन क्या है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सरकार जो व्यय कर रही है पश्चिम बंगाल की लास्ट बजट में, और आप मद्रासा डेवलपमेंट के लिए सरकार का बजट देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो थिंकिंग है, विजन है, विजन है, राइट. सरकार ने जो बजट बनाया उसमें से रोजगार की बात है. सरकार को तो आय करना है, तभी जाके तो व्यय होगा. तो ये आय बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया. पश्चिम बंगाल में आप 15 सालों में 5 हेवी इंडस्ट्रीज का नाम बताइए तो पश्चिम बंगाल में जो अपना प्लान डाले और वहां पे एक साथ 15-20 हजार लोग काम कर रहे हैं. ऐसा हेवी इंडस्ट्री आपको दिखने नहीं मिलेगा. आप कहेंगे स्मॉल स्केल है, अरे कुछ हेवी इंडस्ट्री चाहिए होता है. एक हेवी इंडस्ट्री को एनसर्कल करके एक्सिलरी इंडस्ट्री बनता है, एक्सिलरी यूनिट्स बनता है. उसको लेके एक पूरा शहर बस जाता है उस हेवी इंडस्ट्री के आसपास. और उस एक बड़ा हेवी इंडस्ट्री को देख के बाकी इंडस्ट्रीज भी इंस्पायर्ड होता है. तब जाके एक पूरा राज्य का जो है पूरा चरित्र बदल जाता है. गुजरात तो ऐसा नहीं था. मोदी जी ने जब कमान संभाला गुजरात का, उससे पहले तो गुजरात ऐसा नहीं था. फिर वो वाइब्रेंट गुजरात कैसे बन गया. फिर वो गुजरात का जो विकास का मॉडल आज देश छोड़िए आज विदेश में भी फेमस है, वैसे कैसे बन गया. आज कोई मुसलमान, मैं आपको एक बता रहा था, ये बोलना भूल गया मैं. एक मुसलमान आदमी, भाजपा को तो लोग मुसलमान विरोधी कहते हैं, असल में हम हैं नहीं. हम लोग मुसलमान हिंदू की नजर से लोगों को नहीं देखते हैं, भारतवर्ष के नागरिक की तरफ देखते हैं. हम लोग कहते हैं कि भारत में जो रहना है सभी को एक समान कानून के तरफ से रहना है. भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलने में हिंदू को भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को भी नहीं होनी चाहिए. भारत में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम हिंदू को भी गाना चाहिए, मुसलमानों को भी गाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगीत है, हम सभी को गाना चाहिए. तो इसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं हुई. तो जो है खैर वो दूसरी बात हो गई. मैं ये कह रहा हूं आपसे कि देखिए कि एक मुसलमान आदमी का मैंने एक वीडियो देखा. वो एक वीडियो बना के गुजरात से वो कर रहा था वीडियो. वो बोल रही है ममता बनर्जी को एड्रेस करके, जो ममता दी आप बोलती है ना कि बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगी, आप कभी कर भी नहीं पाएंगे गुजराट. क्योंकि गुजरात का जो इतना डेवलपमेंट है वो वहां पे, वो सूरत में वो जो है वो लेबर है असल में, वो डायमंड्स का, हाँ उसमें तो इंडस्ट्री है वहाँ का. तो उनको एक बार पूछा गया था कि अकबर बंगाल में आप जाओ तो उनको अगर ऐसे कुछ सैलरी अच्छा सा ना हो, बोले आप सैलरी भी मैच नहीं, हम अगर जो रोजगार है यहाँ पे आप मैच नहीं करवा पाओगे. तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी हैव नाउ बीइंग अकस्टम्ड टू, रोजगार के हिसाब से. तो यही बात है, सबको जो है ना एक विजन चाहिए होता है, एक सरकार चलाने का एक नजरिया होता है. देखिए 5 साल ममता बनर्जी सरकार चलाई, तब लोगों ने बिल्कुल समझा कि नहीं ममता बनर्जी अभी 5 साल आई है, 5 साल इज टू यंग फॉर अ गवर्नमेंट टू अल्टीमेटली. 5 साल 10 साल हो गए, 10 साल 15 साल हो गए. अभी आपको कितने साल चाहिए, आपको 150 साल चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि हम सरकार को एक जगह लाए. ममता बनर्जी को तो ही मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा सर का कसम है तुम सरकार की कमान संभालो. कोई तो ममता बनर्जी को ऐसा नहीं कहा. वो तो खुद के मतलब इच्छा से, और अपना तो ममता बनर्जी का वो टारगेट था चीफ मिनिस्टर कुर्सी का.
ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बन पाती अगर 96 के चुनाव में कांग्रेस, तब उस समय पावर में आने वाली ही थी कांग्रेस। 96 की जब चुनाव हुई असेंबली इलेक्शंस, आप उस समय का आंकड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस में रह के इतना इंटरनल सबोतेज किया, निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करके, पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करके। नहीं तो उस समय का कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो लगभग, अभी विरोधी पार्टियों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है, लगभग 88 सीटों का आंकड़ा था उस समय लेफ्ट फ्रंट के टाइम पे। वो ममता बनर्जी ने बहुत सारे सीटों में निर्दलीय प्रार्थी देके, बहुत वोट काट के सीपीआईएम को सुविधा दिला दी, तब जाके 96 में लेफ्ट फ्रंट की फिर से गवर्नमेंट बनी। ममता बनर्जी ये क्यों की, आपको प्रश्न आ सकता है। ममता बनर्जी इसलिए की, तब अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती तब मुख्यमंत्री के कुर्सी में ममता बनर्जी बैठ नहीं पाती, और उसका वही टारगेट था, बैठना तो मुझे ही है। ये मैं केंद्रित राजनीति ममता बनर्जी के अंदर है। तो ममता बनर्जी को तो कोई वो नहीं कहा कि आपको कमान संभालनी है, ये आपके ऊपर कसम है, ये कुछ नहीं कहा। वो खुद से ली, अपनी इच्छा से ली, आपने टारगेट को अचीव किया। फिर आप तो ये नहीं कह सकते कि ना ये है वो है फलाना ऐसे ऐसे। ममता बनर्जी पहले तो ये बोलती थी कि सीपीएम ने इतना कर्जा दे दिया एक आदमी के ऊपर। अभी देखिए कर्जा पर हेड लगभग 60-70 हजार रुपए पर हेड डेप्ट आज के दिन में है। एक बंदा, आपको भी पता नहीं, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी है, सरकार के चलते हमारे ऊपर 60-70 हजार का डेट पर डे, 70-75 हजार, ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ बड़ा वाला है भी साहब, जो सीपीएम के टाइम के इसके मान लीजिए इसका हाफ से भी कम हुआ करता था। तो ममता बनर्जी उस चीज को लेके पब्लिक के बारे में, पब्लिक के पास जाती थी, बोलती थी, तो ये तो बढ़ता गया। ये तो घटना चाहिए था, जो घटना चाहिए था वो बढ़ गया। तो आप इसको सरकार चलाने वाले कैसे बोल सकते हो कि सही से सरकार चल रहा है? यही बात है। ठीक है, अब जैसे आपने उनकी पर्सनल गोल्स के बारे में शेयर किया, अब ये कितना सच है झूठ है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक टाइम पे जब वो कांग्रेस में थी, राइट, कम से कम शायद आप लोग भी कांग्रेस से, आपका जो बैकग्राउंड है मैं उसको पूछता हूँ आपसे, एंड सिमिलरली आज आप बीजेपी के साथ हो, तो समवेयर बीजेपी भी कभी ममता गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी या उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी? ममता बनर्जी का पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ कि भाजपा ने सपोर्ट किया था उस समय। ओके, क्योंकि भाजपा का उस समय का नजरिया यह था कि सीपीएम की सरकार को पश्चिम बंगाल से जाना चाहिए। फाइन। तो अब जैसे ये जो भी आप 15 इयर्स का बता रहे हो, फॉर श्योर इसमें कुछ होगा जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है या फिर जो ग्राउंड पे लोगों को इश्यूज भी होंगे, बट ग्राउंड पे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी उनके फेवरेबल सीन में भी हैं, राइट? तो कुछ उनके लिए भी अच्छा हुआ होगा, उनका भी एक पार्ट होगा, गुड साइड होगा, वेलफेयर स्कीम्स होंगे या कुछ और भी होगा। सेम गोज विद जो भी ममता का है। बिफोर कमिंग टू हर, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कोलकाता सिर्फ 15 इयर्स में तो खराब नहीं हुआ, इट ग्रेजुअली खराब होते गया। I don't say that. I don't say that. Before that 30 years, yes, it was yes. had a, ऐसा तो नहीं था बहुत बेस्ट टाइम चल रहा था। एंड द अदर साइड वन मोर, गुजरात का जो आप बता रहे हो, कई सारे लोग का कहना है कि गुजरात में डेफिनेटली वी कैन सी द ग्रोथ, वी कैन सी द डेवलपमेंट, वी कैन सी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जा रही है। थिंक मतलब एज अ स्टेट इट इज परफॉर्मिंग वेल ऑन मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। इसके जैसा इट्स अ वन ऑफ अ काइंड मॉडल स्टेट, राइट? सिमिलरली देयर आर अदर टू मेनी, लाइक इट इज 20+ स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है। क्या वो सारे मॉडल स्टेट्स की तरह गुजरात की तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली। बिल्कुल, कई पैरामीटर्स में आगे डाउन है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, एक और आप बता सकते हैं, उसमें भी उसकी कमियां हम गिना सकते हैं, बट ठीक है, वो भी पहले के कंडीशन से फॉर श्योर 10 इयर्स में काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बिहार में रही, भाजपा की सरकार गठबंधन में रही, नीतीश जी के साथ गठबंधन में रही, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट आप लोग देख लीजिए। बिहार अगर कंपेयर करेंगे तो नहीं, मैं जो कह रहा था कि 20 साल पहले का बिहार, जंगल राज वाला बिहार, आज बिहार देखिए तो हम, मैं नाम नहीं बता रहा, बिहार का कोई हाईकोर्ट का जज है हमारे, बहुत परिचित है हमारे, बहुत। तो वो जब पहली बार पटना गए, रहने लगे, कुछ दिन पर बात हुआ उनसे, एकदम पर्सनली, कुछ दूसरी वाली बात नहीं, हम उनसे बात करते रहते हैं, हम बहुत चाहते हैं, हमारे भी चाहते हैं, हम भी उनके बहुत चाहते हैं। पर्सनल लेवल पे बात होता है, कोई मतलब प्रोफेशनल वाली बात तो कभी नहीं होता है, तो बात होता है। तो तब उनने मुझे कहा कि मैं बिहार आया हुआ था लगभग 20-25 साल पहले, अभी भी बिहार आ रहा हूँ, उस समय भी बिहार में एक टाइम रहा था, देखा क्या कैसे होता है, आज बिहार कहाँ पे खड़ा है। देखिए, हम लोग अगर हमारा जो खामियां है ना, जो कमती है, उनको अगर ढांकना चाहेंगे तो उसे हम ढांक सकते हैं, उसको कवर अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, डिफेंसिव हो सकते हैं, उसको मतलब हो भी समवेयर कई जगह पे। हाँ, अल्टीमेटली दैट एक्सपोजेस योर वीकनेस, ultimately that exposes, ultimately you, how many time you can do that? This is what I'm saying कि every
स्टेट इफ यू टॉक अबाउट एवरी स्टेट, उनके कंडीशंस हर जगह पिक्चर गुड है, बेस्ट है, ऑब्वियसली ये नहीं है ट्रूथ, राइट? उनके अपने चैलेंजेस हैं, आप उनको एड्रेस भी कर रहे होंगे शायद। जिस यूथ को आप टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो पेस है, जिस हम टेक्नोलॉजी एज में जी रहे हैं, तो वो स्पीड तो स्लो है। भले आपने 20 ईयर्स का एरा बताया, उससे पहले क्या था क्या था। तो कमिंग बैक टू बंगाल, जो भी इस गवर्नमेंट के साथ कंप्लेंट्स हैं फॉर श्योर होंगे। उससे पहले का जो सिचुएशन है उसमें भी कुछ भी गुड तो होगा, जिसकी वजह से वो कंडीशंस थे ताकि इनको इमर्ज होने का भी मौका मिला। उनके पर्सनल एम्बिशंस भी अगर रहे होंगे हाँ। ममता मैम के, तो वो भी कर पाई। तो एज अ पॉलिटिशियन शी इज वेरी सक्सेसफुल। No, that's obviously. As तो a politician, she is successful. You एग्जैक्टली cannot undermine that. कोई भी, मतलब कोई भी तो सपने तो ऐसे कई लोग देखते हैं, आए दिन देखते हैं, बिल्कुल ये बट उस पोजीशन को खुद को लेके पहुंचाना, उसके भी देखिए, ऐसा उनका जो है, एक ऐसा प्रोसेस है, होगा। Yes. ऐसा है। पॉलिटिक्स में जो है सच को सच मान लेना चाहिए और जो सही है वो बोलना चाहिए। तब जाके क्या होता है, जनता आप पे भरोसा करती है। ये बात, हम तो प्रोफेशनली वकील हैं, कोर्ट में जाते हैं, मामला करते हैं। कोर्ट में जब हमारा हमारा केस हम लोग प्लेस करते हैं, कोई डिफेक्ट वाला चीज रहता है तो हम उसे, बहुत सारे वकील हैं करते भी है, लेकिन हमारे जो सीनियर थे, एक ऐसा शिक्षा हम लोगों को दिया पहले से कि तुम्हारा जो नेगेटिव चीज है उसको नजरअंदाज मत करो। ऐसा मत करो कि जज को तुम उससे बाहर लेके दिखाओ, उसके घुमा फिरा के उसको दिखाओ, उसको एकदम अलग कर दो, जज के जहन में ही ना आए वो वाला बात, सोच ही ना पाए, देखे ही ना। ऐसे नजरअंदाज करने वाला भी टैक्टिक्स है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। सच्चे सच्चे जज साहब के पास अगर जाओगे, बोलोगे कि देखिए भाई साहब, मेरा ये डिफेक्ट्स है, ये है, दिस गोज अगेंस्ट मी, बट दीज आर द थिंग्स दैट गोज इन फेवर ऑफ मी। उससे क्या होता है, जज का एक तो भरोसा पैदा होता है। हम ये बिल्कुल कहते हैं कि देखिए, हम तो जो है सही से बात करते हैं, और बहुत सारे जज हैं, जब हम मामला करते हैं ना, कभी कुछ तो जज ऐसे भी है, फाइल भी उल्टाते नहीं है, इधर उधर भी नहीं कहते, सुनते हैं जो बात, वो कहता है कि नहीं, ये उल्टा सीधा बोलने वाला आदमी नहीं। मामला जीतना मामला हारना तो वो खैर जज साहब की बात है, लेकिन ये उनका एक परसेप्शन है, लेकिन उल्टा सीधा बोलेगा नहीं, हमको उतना उल्टा सीधा करके इधर उधर करके देखना नहीं है। जो बोलेगा वो बोलेगा, सही से ही बोलेगा। यही जनता के साथ भी है। जनता भी बड़ी जज है। जनता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठी हुई जज है। जनता को आप जितना गुमराह करने की कोशिश करोगे, जनता जिस दिन आपके ऊपर भरोसा उठ जाएगा, जनता पलट के भी आपके तरफ नहीं देखेगी। ये बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं के साथ, बहुत सारे पॉलिटिकल ये पार्टियों तो आपके के साथ करियर हुआ में भी, आपके पार्टी में भी ये हुआ है, जो करंट पार्टी में आप हो। हाँ, कल को जहां उनकी सरकारें आपकी हैं, आज कल कहीं पे थी, तो आज वो किसी और की भी सरकार है। ये तो भी सच पॉलिटिक्स में होने ही पार्ट चाहिए। ऑफ द गेम है। 5 साल इधर, 5 साल उधर, 10 साल इधर, 10 साल उधर, ये तो होना ही जनता होना। एक्सपेरिमेंट करती है, जनता ट्रस्ट करती है उनके ये जो भारतीय जनता expectations में। पार्टी थी, यस, ये 80 के दशक में जब ये इस पार्टी का जन्म हुआ, तब सब लोग हंसे, सब लोग हंसे। संसद में 2 ही सीट मिली थी भाजपा को। तब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं आज एक भविष्यवाणी करने का दुस्साहस दिखाता हूं। हाँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उनका बोलने का जो अंदाज है, वो तो बिल्कुल, वो तो उनके ही पास है, ऊपर वाला जानता है, वही जानते हैं। हमको तो वो सब, मैं अटेम्प्ट करने का भी कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन वो बोलने वाला अंदाज वो ईश्वर प्रदत्त है, तो होता है। अटल जी का मैं उनका कविता जो है ना, कांग्रेस में रहने के टाइम से कुछ चीज मुझे बहुत भाती थी, मुझे बहुत पसंदीदा था कुछ चीज। ये बात मैं बहुत बार कह चुका, हजारों बार कह चुका, कि कांग्रेस में रहते भी मैं जब गाड़ी में ट्रेवल करता था, कि जब गाड़ी नहीं भी थी तब मोबाइल पे सुनता था, कि जो भी हो, जो भी संसाधन थे उसमें सुनता था अटल जी का वो कविता है। जैसे वो था ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कविता ऐसा है, जो शुरुआत होती है तो कवि कहता है कि गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। तो ये एक परिस्थिति है। उसके फिर 180 डिग्री पलट जाता है, जब आत्मविश्वास आता है, लोगों का भरोसा मिलता है, तब जाके उनकी परिस्थिति बदलती है, मनोस्थिति बदलती है। वो कहता है गीत नया गाता हूं।
तो ये नजरिया है। राजनीति भी बिल्कुल वैसी है। 2 सीटों का एक पार्टी, सब लोग हंसते थे जब अटल जी पहली बार संसद में पहुंचे। जनसंघ की तरफ 3-4 लोग ही थे, सब हंसते थे, फिर भी उन्होंने अपनी बात जोर से रखी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक तो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि एक आलोचना करना आजकल का दिन तो एकदम लोग मुंह दिखना बंद कर देते, लेकिन वो एक टाइम था हम लोग आलोचना करते भी थे। पंडित नेहरू से ऐसा नहीं था कि हमारा मतभेद नहीं होता था। एक दिन मैंने तो बहुत, ये अटल जी की बात है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि एक दिन तो बहुत तर्क हो गया सदन में। मैंने उनसे कह दिया कि आप में चैम्बरलिन भी है, आप में चर्चिल भी है, लेकिन वो नाराज नहीं हुए। शाम को जब एक पार्टी में मिले हम, तो वो बहुत पीठ थपथपाए, वो आज तो बड़ा शानदार भाषण दिया। तो ये जो है एवोल्यूशन जो होता है, पॉलिटिकल स्थिति जो होता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व करता है। और वो भरोसा जीतने वाला काम तो जनता ही है। जो वो 2 से आज जो 2 सीट जीतने वाली पार्टी थी, उस समय अटल जी भी नहीं जीते थे। वो 2 सीट जीतने वाली पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये जो है, इनका श्रेय किसको जाता है? इसका जो श्रेय है, ये श्रेय जाता है पूरा जनता को और पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, पार्टी के उन नेताओं को जो जनता की जो ये भरोसा है वो जीतने में ये लोग काम किए। जनता को गुमराह ना करने का, जनता को डाइवर्ट ना करने का, जनता को जो सही है सही से बता देने का, वो काम तो ये लोग ने किया, दिन ब दिन किया, रातों रात किया। देखिए ऐसा है, मैं मानता हूँ एक चीज तो मैं बहुत ही बार मानता हूँ कि 97-98 का वो दौर था जब जो 1 वोट से जब सरकार चूक गई थी अटल जी की, तो वो चाहते भी तो बहुत कुछ हो सकता था, खरीदने वाला बात, इधर उधर का बात, लेकिन ये जो प्रिंसिपल, ये जो वैल्यूज, ये जो एथिक्स, प्रिंसिपल वैल्यूज एथिक्स, ये शायद आज की डेट में पॉलिटिक्स जैसे चल रही है, खास करके पश्चिम बंगाल की जो सरकारी दल के तरफ से जो चल रही है, कुछ साल बाद डिक्शनरी में वो वर्ड भी ना मिले, ये प्रिंसिपल हो, एथिक्स हो, मोरल्स हो, ये सब कुछ। तो ये जो है जनता को सही से, जैसे वो क्या किए, उस समय सरकार से इस्तीफा दे दिए, जनता के बीच गए, 99 के चुनाव में फिर से विजय होके आए और प्रधानमंत्री बने। तो 2004 में फिर सरकारें बदली, फिर जो है वो भी है, एक सरकार हुआ, सभी का समर्थन लेके वो हुआ, तो दूसरी बात है। लेकिन पब्लिक तो फिर से भरोसा की उन पे। पब्लिक को आप जितना गुमराह करना चाहोगे, वो जज साहब की तरह है कि आप एक बार डाइवर्ट करोगे, 2 बार डाइवर्ट करोगे, उसको समझ में आ जाएगा। ये तो आदमी सच बोलने वाला आदमी नहीं है। गॉट इट। इनको भरोसा नहीं किया जा सकता। कौस्तुभ जी, जैसे आप बता रहे हैं, आप अटल जी से, ममता जी से अटल जी तक पहुंच गए, और मेरा क्वेश्चन जो सीपीएम को लेके था या उस एरा को था जो बंगाल का था, मैं वहाँ पे आता हूँ। उससे पहले, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स में भी अपने हाई कोर्ट का या अपने कोर्ट का वो, हाउ बट आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में अपनी लाइफ शेयर करोगे कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये कैसे आपके अंदर, क्या वो कविता जो आप बता रहे हो ये आपने तब सुनी होगी, that inspired you, अच्छा, or और any मैं other एक thing चीज else? बताने वाला Yeah. था, जो 2-3 चीज मैं कांग्रेस में रहने, और एक चीज था वो जो नहीं, यू शेयर लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड, उसमें आप कांग्रेस हाँ, के बोल एपिसोड्स रहे में बोल यू रहे शेयर। वाला। जब पहला दौर था, तो ऐसा है कि जब छोटे थे हम, उस समय जब क्लास 1-2 का बच्चा क्या करता है, कार्टून देखता है, ये करता है, वो सब कुछ करता है टीवी में, वो सब यू आर अ देखता है। लोकलाइट ऑफ यस बैरकपुर, यस यस, राइट? यहीं पे जन्म हुआ मेरा, यहीं पे Okay. सब कुछ है। एकदम बहुत बदमाश लड़का के तौर पे पहचाना जाता था। हाँ That एकदम। school you were in? आई वाज द St. Augustine's Day School, Okay. So right you from completed. nursery, Okay. right from nursery till class 12, plus 2 तक वहीं पे किया। Perfect. Then तो उसके बाद कॉलेज था, एक बहुत शॉर्ट स्पैन में 10-15 दिन के लिए एक इंटरमीडिएट, उसमें यू लॉ का रिजल्ट्स नहीं निकल रहा था, उस समय मैं जाके एडमिट हो गया सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, बैरकपुर का राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज। उस 10-15 दिन में भी इतना स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इतना माहौल पैदा कर दिया, उसको लेके भी झमेले, चलिए वो दूसरी बात है। फिर लॉ का रिजल्ट्स निकला, एंट्रेंस का रिजल्ट्स निकला, तब उस समय इतना संसाधन नहीं था कि हमारा कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाए, तो दिमाग में ये था कि सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस में चांस लेना है। तो वो हो गया ईश्वर की कृपा से, बाबा माँ के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद, सब कुछ हो गया ये वाला। तो लॉ हुआ, लेकिन वो मेरा राजनीतिक जो जीवन था वो बहुत ही छोटे उम्र से शुरू हुआ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, जैसे मान लीजिए आज तो जैसे 24 घंटे टीवी में न्यूज़ चलता है, ये चलता है,
लोकसभा टीवी में भी डिबेट्स लाइव दिखाया जाता है, राज्यसभा टीवी में दिखाया जाता है। उस समय तो ये सब नहीं था। उस समय एक दूरदर्शन का खबर आता था, एक शॉर्ट स्पैन का एक खबर होता था, या तो खास खबर था एक बांग्ला में, वो होता था। जब भी वो विजुअल्स मैं देखता था ना, पार्लियामेंट वाला, राज्यसभा वाला, लोकसभा वाला, मुझे वो एक्साइटमेंट देता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई राजनीतिक कोई नेता कोई बात कह रहा हो, कोई ऐसे कोई कोई मुद्दे को लेकर कोई बात कर रहा हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत मतलब एकदम बारीकी से सुनता था, क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, भाजपा क्या चाहती है, सीपीएम क्या चाहती है, बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है। एक तो टाइम था, मैं पश्चिम बंगाल छोड़िए सारे राज्य का, सारे देश का कितना पॉलिटिकल पार्टी है, जब मैं छोटा था एकदम, आज के डेट में नहीं बता पाऊंगा उतना, लेकिन उस समय था कि कौन पार्टी है, उसका कौन प्रेसिडेंट है, उनका कौन प्रमुख नेता है, मैं एकदम ये मेरे जबान पे रहता था। In school time. इन स्कूल टाइम, एंड दैट वाज फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज। Okay. आपका इंटरव्यू चलेगा, बहुत सारे दोस्त भी अगर देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। Okay, yeah, for sure. ये जो है छोटे उम्र से ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये सब में बहुत ही दिलचस्पी था। 2004-5 के आसपास मेरी मम्मी राजनीतिक थी, कॉलेज के टाइम पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती थी, कांग्रेस की जो छात्र संगठन है उनसे जुड़ी थी। मेरे परिवार का जो है डायरेक्ट वो इतना इन्फ्लुएंशियल डायरेक्ट उसमें वो नहीं था, लेकिन छोटा जब था तब से सुनता आया। मम्मी की एकदम बहुत ही मतलब करीबी रिलेटिव हमारी, वो जो है सीपीआई से सांसद हुआ करते थे, नारायण चौबे। Somewhere some lineage था family में. वैसे लीनिएज आप नहीं कह Okay. सकते, लेकिन एक छोटा जब थे तब वो सब स्टोरी सुनते सुनते आया कि नारायण चौबे जी थे हमारे मम्मी के जो क्या कहते हैं उसे, आप क्या कहते हैं उनको, बांग्ला में तो हम कहते हैं पीसी पीछे मौसाई। तो हाँ, वो पीसी पीछे मौसाई मैंने आंट है, आंट के हस्बैंड जो हैं, बुआ तो फूफा. हाँ, yes, बुआ इस बुआ तरह से. बुआ और Yeah. भैया वैसे ही है। तो वो जो थे वो सांसद थे सीपीआई से, और ऐसे सांसद थे, 2 टर्म के सांसद थे, 4-5 टर्म के एमएलए थे, लेकिन उनके पास खुद का घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। एक गाड़ी भी नहीं थी उनकी, रिक्शा से, साइकिल से, ये सब करके गुजारा करते थे। Still वो सांसद थे और लगातार. वो जब लगातार एमएलए भी रहे, घर में खाना कैसे बन रहा है उनको पता नहीं था। मतलब बहुत सेवा भाव होगा. बहुत। और ऐसा कोई आदमी नहीं था उनको 5 रुपए का कोई कुछ खिला सके। मम्मी एक बार कहती थी कि एक बार हम लोग घर में बैठे हुए थे, कोई आदमी एक पूरा मतलब वो मिट्टी का भांड होता है ना, उसमें भर के रसगुल्ला लेके गए। तो वो जो नाना थे, उनका जो एक नजरिया था कि आदमी कुछ ये दे के कुछ मांगने वाला या कुछ ऐसे सोच लेके आ रहा है, ऐसा मोटिव हो सकता है. वो एकदम एक लात मार के सब गिरा दिया, और तो हमको घूस देता है। तो यही उनका नजरिया था। लेकिन कुछ लोग थे वो प्यार से बांकुड़ा से उनके लिए गमछा लेके जाते थे, वो चीज लेते थे, लेकिन उसमें कोई लेने देने वाला बात नहीं था, वो प्यार था, बिल्कुल प्यार ही था और कुछ ही नहीं था। तो उससे वो खुश होते थे। तो ये सब कुछ बात जब हम छोटे थे तो सुनते आ आपने रहे। देखा है, ऑब्जर्व किया है. और फिर वो Yes. मामा भी थे हमारे वहां पे। मेरा जो खुद का मामा है वो भी पॉलिटिकल है। ममता बनर्जी की पार्टी जब बनी, आज ममता बनर्जी शायद उनके मतलब फेस को भी याद ना कर पाए, उनका नाम भी याद ना कर पाए, लेकिन मैं उस समय देखा ममता बनर्जी के जब पार्टी का जब जन्म हुआ 1998. 98 में, 98. तब तो मैं छोटा था। स्कूल मामा में थे. मामा के घर जाता था, वो मम्मी जाती थी वेकेशन के टाइम पे, हर एक टाइम पे। और मेरा बांकुड़ा में हुआ करता था वो, तो बांकुड़ा जाने में बहुत दिलचस्पी लगा रहता था। मैं तो ऐसा भी हुआ क्लास 2-3 में पढ़ता था, वो मम्मी ने कि मैं खुद से चला गया, क्लास 2-3 का लड़का खुद से एक छोटा सा बैग पीठ पे लिया और चल दिया। पता था कैसे कैसे जाना होता है, कि ट्रेन लेके दुर्गापुर उतरा, वहां से बस लिया, फिर वहां से लोग हैरान हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैरान हो गए, 1-2 जन बोला हम छोड़ देना, मैं कुछ नहीं करना, हम चले जाएंगे। वहां जा से फोन किया घर में, मम्मी कहा, अरे हैरान हो गई। लेकिन मम्मी का भी वैसा नहीं था, मम्मी का ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर है सब कुछ, ये सब सही सही होगा, कुछ बात नहीं है, छोड़ना पड़ता है लड़कों को। तो ऐसा है। तो ये राजनीतिक जीवन में ये दिलचस्पी बहुत मतलब कम उम्र से पैदा हुआ। तो मैं जो कह रहा था, जो मामा थे मेरा खुद का मामा, ममता बनर्जी का जब पार्टी का जब जन्म हुआ, ममता बनर्जी के साथ इनका डायरेक्ट बातचीत हुआ करता था। One of the founding members. तब बांकुड़ा जिला का ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। Okay. तब बांकुड़ा का एक तारादा करके एक चेयरमैन हुआ करता था। मामा और तारा नहीं रहे अभी, वो तारा दा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुजुर्ग है, मामा से भी बुजुर्ग है, लेकिन तारादा बोलते बोलते वो सब होता था।
तो मैं तभी उस समय देखा ममता बनर्जी का फोन आता था तारादा के फोन पे, तो तब वो ना थोड़ा ममता बनर्जी का फोन देख के कांपने लगता था। मेरे मामा बात करते थे उस टाइम पे ममता बनर्जी के साथ। आप मामा को अगर शेयर करना चाहें उनका नाम नहीं, कैसे मामा पूछ का वो जो है, मामा अभी ठीक है। ही इज इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, उसका रिटायरमेंट भी हो गया, अभी वो बहुत साधारण सा ठीक है, जिंदगी it's okay. जीते हैं। हाँ। तो उनका उस समय परिवार का कुछ कांस्टेंट था, पॉलिटिक्स में वो लगे नहीं रह पाए। उनको एक सरकारी नौकरी मिली कुछ दिनों बाद, फिर वो तृणमूल के चलते नहीं, वो अपने खुद के हिसाब से मिला। और 2001-2 साल में, तब सीपीएम का जमाना था, 3-4 साल में उसका मिला। वो भी बहुत कोर्ट केस वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये ना बहुत सामने से देखा। ममता बनर्जी जब फोन पे मामा से बात करती थी, मैं तो सुनता था ममता बनर्जी बात कर रही है। ममता बनर्जी को शायद याद नहीं हो, मेरा याद है, मैं ममता बनर्जी के पास एकदम छोटा था मामा के साथ, निजाम पैलेस में तब तृणमूल का वो ऑफिस हुआ करता था। तो वहां पे मिंटो पार्क में जो है, मिंटो पार्क में वो नजदीकी है बिल्कुल, मिंटो पार्क के एकदम मोड़ पे हमारा एक, वो भी मम्मी की क्या कहते हैं, पीसी को, फूफा या कुछ, हाँ, तो उनका घर हुआ करता था। तो हम वहाँ पे तो हर रोज प्राय लगातार आना जाना रहता था। तो कुछ दफा ऐसे भी देखे कि मामा जा रहे थे वहाँ पे निजाम पैलेस में, तब मुकुल राय जी आया करते थे, तो वो सब कुछ देखा हमने। तो मेमोरीज में है आपके। सबके मेमोरीज में है। Yes. फिर हमारे और एक मामा, 2 मामा थे तो खून हो गए। वो नारायण चौबे जी सांसद जो थे, उनके बाद वो दोनों बेटे थे, वो मर्डर हो गए। पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस को लेके वो हुआ था ये सब कुछ। फिर भी जो है पॉलिटिक्स के बारे में जो जुनून, पॉलिटिक्स के बारे में जो इंटरेस्ट का भी मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ। मुझे तो छोटा जब था तब से, मैं एक स्कूल का एक बार मैं पकड़ा गया था। एक स्कूल का जो एक्सरसाइज बुक होता है, एक पीछे में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल वो बना बना के मैं रखा। तो एक बार टीचर बोला, ये क्या किया, ये इसमें नहीं करना चाहिए था। मैंने वो बना दिया एक। तो ये मेरा बहुत, इसमें ना एक शहीता चीज होता है ना, सभी का एक अपना पसंदीदा चीज होता है। और मैं बहुत छोटा था तब से मेरा अखबार पढ़ने का ये उसमें हैबिट हो गया था। इसमें मेरे पापा का भी बहुत एक श्रेय जाता है उनको। पापा क्या करते थे, जब मैं सुबह नींद भी ना खुलता था, पापा न्यूज़पेपर मेरे एकदम जो बेड पिलो के है, बगल पे। पिलो के Yeah. बिल्कुल पास रख देते थे। तो मैं जब छोटा था, उठ के ही पहले उठ के मतलब सोए सोए न्यूज़पेपर पढ़ के फिर उठता था। ये मेरा हैबिट था एकदम छोटा से, जब मैं छोटा था तब से। तो मैं पॉलिटिकल न्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब खेल कूद का भी रखता था इंटरेस्ट, लेकिन पॉलिटिकल वाला पे ज्यादा फोकस। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वहां पे ये सरकार बनी, आज वहां पे ये सरकार गिरी, ये सब बिल्कुल, मतलब इंटायर स्कूल में कोई पॉलिटिकल कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ रहता तो सभी मेरे पास आते। मैं दूसरे चीजों में उतना वो हुनर वाला बच्चा नहीं था, लेकिन सिविक्स के मामले में, करंट एडमिनिस्ट्रेटिव, अफेयर्स, ये वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये सब कुछ सब्जेक्ट में जो अच्छे अच्छे जब स्टूडेंट होते थे ना हमारे क्लास में, टॉपर्स। वो सब हमारे पास आते थे कि ये समझा दो, ये बोल दो, ये कैसा है कैसा नहीं है, ये वाला, ये सब कुछ चीज में। तो ये एक बात है जो मेरा छोटे से इंटरेस्ट था कि पॉलिटिक्स मुझे करना है, मैं पॉलिटिक्स में ही आने वाला हूँ। और मुझे ये बात हमेशा एक चीज दिमाग में तो रहता था कि पॉलिटिक्स में अगर पढ़ाई लिखाई करा हुआ कोई आदमी अगर ना आए, कोई एक नजरिया जिनके पास नजरिया है, वैसे लोग राजनीति में ना आए, तो राजनीति का ही तो दिन ब दिन राजनीति का स्तर गिरता रहेगा। आप देखिए आज के डेट में, मैं कुछ खराब बात नहीं कर रहा हूं, संसद की हो या फिर जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कोई वाले नहीं, वो बैकग्राउंड। क्रिमिनल रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, वो तो है, वो खैर दूसरी बात है। मैं जो कह रहा हूं कि जो आलोचना का जो स्तर होता है, वो भी बहुत जो वक्तव्य का जो स्तर होता है, वो बहुत डिग्रेड हो घटता गया। गया, बहुत घटता गया। आज पश्चिम बंगाल की असेंबली को आप ले लीजिए, आप 5 साल में कोई अच्छा कानून बना आप दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में 5 साल में कोई अच्छा डिबेट हुआ जिनके ऊपर लोगों की दिलचस्पी रहेगी, ऐसा दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। मैं आपको बोलता हूँ, आर्काइव है, आर्काइव देख लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस स्तर पे गया। मेरे अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन हुआ था। मैं उन लोगों को लगा मैं हाउस को इंसल्ट किया, ये किया वो किया। घर में मेरे एक चिट्ठी आया स्पीकर के नाम पे, तुम्हारे अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन है, ये है वो है फलाना। तो 3-4 बार वो तो चिट्ठी देते गए, मैं जवाब देता गया, वो तो बुलाते ही नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था ये लोग कब बुलाएंगे मुझे तो फेस करना था पैनल। तो जब पैनल बना, इतना खराब लगा मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन क्वालिटी ऑफ MLAs who were sitting to judge me,
They couldn't even understand what submission I was making. मैं तो खैर किताबें लेके गया, सब कुछ लेके गया। 2-3 आदमी थे जो जानकार थे, उसमें भी एक आदमी जो चेयरमैन थे, उनके कानों कान बोल रहा है, क्यों इनको बार बार ये कर रहे हो, ये बंदा बहुत ढीठ है, वो अपना बात इस्टेब्लिश करके ही छोड़ेगा। आप किन किन को बिठा रहे हो, तो समझ ही नहीं पा रहा ये क्या बोल रहा है लड़का। तृणमूल में भी है लेकिन समझदार आदमी है। तब वो मैं देखा कुछ लोग ऐसा है जिनको ममता बनर्जी बोलते हैं बोम बांधने वाला, गोली मारने वाला, वो उस पैनल में है। मैं जब सबमिशंस रख रहा था वो इधर उधर देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी बोला कि हमको जाना है, मीटिंग है, वो करके निकल गए। तो मुझे ये लगा, जब उस दिन ना एक बहुत अच्छा चीज हुआ मेरे साथ। जब मैं वो बोल रहा था, सबमिशंस रख रहा था, तो विधानसभा के लगभग 10-12 स्टाफ, कोई स्टेनो था, कोई ये था, उसमें कोई आके कॉफी दे रहा था, चाय दे रहा था, ऐसा हो रहा था। तो जब मैं निकला, 3-4 लोग आए और हमसे एक बात कहे कि हम आपको इस सदन के अंदर देखना चाहते हैं। आपका ये धुआंधार भाषण जो आपने पैनल के सामने दिया, हम आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, आपको आशीर्वाद भी करते हैं, क्योंकि उम्र के नाते आप छोटे ही हैं, कि आप आए सदन में। तब से ना एक बात हमको एकदम दिल में लग गया। ये वाला बात ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में उस समय उससे बहुत पहले जब प्रिविलेज मोशन खाया, तो ये तो मान के चल, ये कुछ साल पहले का ही है। तब तक आप पॉलिटिकली कहीं पे इंक्लाइन होके ज्वाइन हाँ हाँ, वो तो मैं कांग्रेस में ही था एकदम। क्लास 6 के टाइम से मैं 2004-5 से कांग्रेस में था। हाफ पैंट पहन के पार्टी ऑफिस में जाता था। जब मैं रेजिग्नेशन लेटर है, बोलते इंटरेस्टिंग सा मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसमें लिखा था मुझे बादशाह कांग्रेस बुलाया जाता था, और मैं कांग्रेस छोड़ा प्योरली ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स, ऑन प्योरली ऑन पार्टीज shifting away from its own principles, values. I left Congress just for that. And I found, yes, Bharatiya Janata Party is currently the party who sticks to their ideology, and I don't have any problem. कांग्रेस में रह के कभी कोई मेरा एक फोटो नहीं दिखा सकेगा जो मैं माथा पे वो जो स्कल कैप पहन के, फेस टोपी पहन के कहीं पे जाके बैठा हुआ हूँ, किसी नमाज ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कभी नहीं। नो अपीसमेंट, नो अपीसमेंट। आई एम ए हिंदू, आई एम ए प्राउड हिंदू। सब लोग मुसलमानों को अपीस करेंगे, सभी मुसलमानों की बात करेंगे, तो हिंदुओं का बात कौन करेगा? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। अंडरस्टैंड। मैं कुछ दिन पहले मेरा एक स्टेटमेंट आया, जैसे मैंने कहा कि हलाल हम लोगों को नहीं खाना है। मैंने ये कहा कि हलाल जो है मुसलमान लोग का एक रिलीजियस बिलीफ है, वो खाए, हमको उनसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं के ऊपर थोपा ना जाए। हमारे में तो ऐसा नहीं है कि हलाल हराम की कोई बात हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर लिखा होगा 100% हलाल फूड, तो उसी में मुसलमान खाए, तो हिंदुओं के ऊपर वो क्यों थोपा जाएगा? हलाल फूड के क्लासिफिकेशन में हम लोग क्यों आएंगे? तो ये कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में, आज के कांग्रेस में मैं था, भाजपा में आ गया, ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो था कि जो है सो है। मैं अपना धर्म को मानता हूं, मैं अपना धर्म को इज्जत करता हूं, लेकिन ये वाला बात नहीं कि मैं दूसरों का धर्म को बेइज्जत करता हूं। बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरा भी हैं, बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरा भी है जो हमारे घर में आके रहते हैं, मैं उनके घर में जाके रहता हूँ, वहाँ पे खाना बनता है तो मैं खाता हूँ, हमारे घर में खाना बनता है तो वो भी खाते हैं, आज के डेट में भी है। उसमें से कुछ मुसलमान दोस्तों ने कहा कि तूने यार ऐसा ऐसा बोल दिया हलाल हराम। मैंने उनको जब समझाया, बोला नहीं ठीक है, वो भी कहने लगे नहीं ठीक है, तू तेरी जगह में ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से जब मैंने रिजाइन किया, प्योरली ऑन ऑल दोस पर्सपेक्टिव, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की तरफ इंक्लिनेशन था, उसमें मैंने लिखा, मैं बादशाह कांग्रेस बुलाया जाता था, कांग्रेस पार्टी में हाफ पैंट पहन के जाता था। मैं जिस समय से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जाता था, लोग हंसते थे मुझे, नहीं ये बच्चा चले आ गया, ऐसा ऐसा बात होता था। तो when was the time when you officially joined Congress? Right from 2004-5 Congress was like, see, joining Congress is not a very big deal. मम्मी थी उस समय म्युनिसिपल इलेक्शन के कैंडिडेट थी 2005 साल में कांग्रेस से। Okay. तो मम्मी मीटिंग में गई, एक टीटागढ़ थाना है उसके अपोजिट साइड में कांग्रेस का कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तब जाके मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके देखा सब बोल रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे भी बोलना है। मैंने जिद करने लगा मम्मी से, मम्मी कहा यार क्या बोलेगा तू, तो तुझे पता नहीं। मैं सब पता है, बोलने दीजिए ना, 5 मिनट देखिए बाद में क्या करते हैं, एकदम उधम मचा देंगे। तो ऐसा सुन के कोई कुछ बुजुर्ग आदमी थे, वो मेरे पास आए, बोला बोल सकेगा? तो मैंने कहा मौका तो दीजिए। बोला ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट या 2 मिनट में निपटा देंगे, आप मौका तो दीजिए। और जब मैं बोलने लगा, वो लोग सब ताली मारते रहे, बोले बोलो बोलो और बोलो और बोलो। लगभग 10 मिनट में बोला,
और टीटागढ़ थाना का एक ओसी हुआ करता था उस समय, मुझे जितना याद आ रहा है, श्यामल सरकार करके एक ओसी हुआ करता था। बहुत खिलाफ बोला उनका, बहुत खिलाफ कि एकदम दलाल है, ये है वो है एक है उनको। फिर बाद में मुझे कोई, जब मैं निकल रहा था तो मैं छोटा था, 5-6 में पढ़ता 14 था। 15 years हाँ, और भी छोटा था, उससे भी कम, उससे वो बहुत कम। ओके तो तब जाके एक पुलिस आया, कांस्टेबल आया, मेरे को बोला तुम्हें बड़ा बाबू बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? अब मैं छोटे से नहीं, बड़ा बाबू छोटा बाबू ये सब नहीं बोलता हूँ, कोई मेरा बाबू नहीं है, मैं ऑफिसर करके पुकारता हूँ। दैट्स व्हाट माय स्टाइल वाज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिकॉज कोई बाबू वाला कल्चर मुझे वो सब बोलना ठीक नहीं है, मैं थोड़ा नौकर हूँ उनका, तो बाबू बोलेंगे उनको। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। जाके मुझे चॉकलेट दिया, बोला आज बहुत अच्छा भाषण दिया, ये वाला चॉकलेट। ओके मेरा तो एक और एपिसोड है, मैं सीपीएम के तब बैरकपुर का सांसद हुआ करते थे, तोरित वरुण तोपदार। एक यहाँ पे हमारा एक स्कूल है, हिंदू प्राइमरी स्कूल, जो हरोहल करके सभी पहचानते हैं। उसमें तोरित वरुण तोपदार जी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे। उसमें एक कोई, मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं क्या मैंने पूछा था, लेकिन एक चीज को लेके वो बोल रहे थे, मैंने हाथ उठाया, मैंने उसका खिलाफ एक प्रश्न किया। उस समय तोरित वरुण तोपदार माने यहाँ का बेताज बादशाह, कोई एकदम टैपू नहीं कर सकता था उसके खिलाफ। तब मैंने एक भरी महफिल में हाथ उठा के एक प्रश्न किया, वो जवाब नहीं दे पाए। गुस्सा होकर कहा, "ए, तू कौन है, तेरा बाप का नाम क्या है? ज्यादा समझ में आ गया ना, इतना बच्चा लड़का, जाओ स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो।" लेकिन वो बात टाल दिए, पूरा उत्तर नहीं दिए उनका। तो ये एपिसोड भी इससे पहले का था या इसके बाद हाँ, का? नो, वही से आगे इसी के पीछे का। हाँ आसपास हाँ का, हाँ। ओके। तब मैं कांग्रेस करने लगा था। बट स्कूल में ही थे। फिर और भी एक इंसिडेंट हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा था। उस समय भी स्टेशन में प्रोग्राम किया था, बैरकपुर स्टेशन के साइड में। तो तब तो सीपीएम का एकदम राज था पूरा। मैं बहुत उल्टा सीधा बोला सांसद तोरित वरुण तोपदार के नाम पे, ये है वो है, गुंडा है, मवाली है, ये है वो है करके। जब मैं निकला, सीपीएम का कुछ लड़का लोग मुझे वहां पे, तब मैं छोटा सा साइकिल हुआ करता, झंडा डंडा में बांध के साइकिल का जो कैरियर उसमें लगा के, मतलब अपने आराम से, एक थोड़ा कचौरी का दुकान हुआ करता था वहां पे, कचौरी वचौरी खा के मैं निकला वहां से, साइकिल लेके आ रहा था। कुछ सीपीएम का लड़का मुझे पकड़ के कहने लगा कि ए, तोरित के बारे में ऐसा बोलेगा तो हाथ पाँव तोड़ देंगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता था तोरित तोपदार रात को कहाँ पे बैठता है, सांसद थे हमारे। तो मैं तुरंत वहीं के पे गया, मैंने कहा क्या करते हैं, मैं एक बच्चा हूँ, मेरे को आपका जो पार्टी है बड़ा बड़ा लोग थ्रेटनिंग दे रहे हैं, हाथ पाँव तोड़ देगा। सुन लीजिए तोरित बाबू, ऐसे ही बोला उनको, हमको मारेंगे, प्लास्टर करवाएंगे, बैंडेज करवाएंगे, आपके सामने आके फिर बोलेंगे। फिर वो हंसने लगा, कहाँ का रहने वाला है, बाप का नाम क्या है, ऐ तेरे बाप को बोलना कि मैंने बोला है, बहुत ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा। तो पॉलिटिक्स का जो जुनून है, जो भूत सवार है, वो बचपन से ही है। वो 4 5 6 कक्षा से तो लगातार कांग्रेस में, फिर वहां पे धीरे धीरे कांग्रेस का छात्र परिषद, छात्र संगठन किया, फिर उसके बाद युवा भी थोड़ा समय, अल्प समय के लिए किया। सभी करते करते मदर ऑर्गेनाइजेशन में आया, पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना। That happened when you crossed 20? हाँ लगभग, हाँ, लगभग, हाँ, yes, हाँ। आफ्टर 20। तो कांग्रेस में बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिला, मैं ये बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता। लेकिन एक स्तर में जाके ना मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सच नहीं सुनना चाहती है। अगर आप कुछ सच बोलो, कोई एकदम आप जो मानते हो वो वाला बात पूछो बोलो, तब आपको लेके नाराजगी पैदा हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार पश्चिम बंगाल से मैं, कुछ सारा भारतवर्ष से कुछ गिने चुने लोग रहे, नेशनल सेक्रेटरी का ड्राइव हो रहा था, कौन कौन अपॉइंटेड होगा, तब कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी। तो सारा भारतवर्ष से लेके बहुत लोग एप्लीकेशन डाला, कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर जाके हमारा नेहरू युवक केंद्र हुआ करता था चाणक्यपुरी में, वहाँ पे हम लोगों को 10 मतलब 5-7 दिन रह के एकदम पूरा एकदम प्रोग्रामिंग पूरा क्लासेस हुआ, लगातार हुआ, ये करके सब कुछ वहाँ से भी माइनस करके लगभग चुनिंदे 12-14 लोग हुए। तब राहुल जी रहते थे, राहुल गांधी जी रहते थे उसमें, तुगलक लेन में रहते थे। तुगलक लेन में उनके रेसिडेंस में हम लोगों को बुलाया गया, हम जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद जब मैं वापस आया, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता हैं और उनको कुछ कंट्रोवर्शियल उसमें भी नाम है,
जगदीश टाइटलर, तब जगदीश टाइटलर जी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं आज के डेट में भी करते हैं। देखिए व्यक्तिगत संपर्क व्यक्तिगत अलग ही उसमें होते हैं। उनका जो राजनीतिक चीज़ है उसमें मुझको पढ़ना ही नहीं है, वो क्या है नहीं है उसमें छोड़ दीजिए वो वाला बात। मैं आज भी उनको सम्मान करता हूँ, आज बातचीत नहीं होता है, भाजपा में जाने के बाद में बातचीत नहीं होता है, ये सही बात है, बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आज मैं एक दूसरा कोई राजनीतिक दल से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक नहीं है, पॉलिटिकली ये ठीक नहीं होता है। संपर्क रखना ये भी एक जगह होता है सब कुछ का, तो आज नहीं है संपर्क, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन तब मैं सर के साथ, तो मैं दिल्ली जब जाता तो उनके घर में ही रहता था, तो मैं तो फ्लूट बजाता था, एक बार फ्लूट उनको इतना अच्छा लग गया, तो तब मेरा जो भी था वो करते थे सब। मेरा कॉलेज टाइम में जब मैं दिल्ली जाने चाहता था, ये करता था, उनका एक पीए हुआ करता था आयंगर जी करके, आयंगर जी को फ़ोन कर देता था, वो टिकट भेज देते थे, और घर रहना भी उनके घर में होता, सब कुछ वो सब था। तो मैं वो इंटरव्यू ख़त्म करके जब वापस घर आया, टाइटलर जी बैठे हुए थे, तो हमको पूछा कैसा रहा इंटरव्यू, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा रहा। तो बोला कैसे लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा है तेरे में। तो मैंने कहा राहुल जी ने एक प्रश्न पूछा मेरे से, तो पता नहीं मैं आज ये बताऊंगा, बोलना ठीक भी नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ कि जो सही है सही जो से आपको बोलता हूँ। कंफर्टेबल हो वही नहीं आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सही जो है सही बोलता हूँ। तो वो मुझे पूछने लगा क्या है ऐसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। तो मैंने कहा राहुल जी जब हम लोग सामने बैठे थे, तो एकदम आमने सामने था, एक स्क्वायर टेबल था, सभी बैठे थे, मैं राहुल जी के सामने जो एकदम सामने सामने था। तो राहुल जी के पास सभी नाम थी, तो उन्होंने राहुल जी गांधी जी ने एक टिक मार्क दिया और बोला हाँ तुम कौस्तभ बागची हो, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया, तो अगर आपको एक मैजिकल वैंड दे दिया जाए हाथ में, जादू की छड़ी, तो पार्टी में आप लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आप क्या बदलाव लाना चाहते हो पार्टी में। तो मैंने राहुल जी से पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हो। झूठ बात बहुत सुंदर तरीके से पेश किया हुआ, नहीं तो सच जो कड़वा हो। मैं एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में उनसे पूछा। तो राहुल गांधी ने जो मुझे रिप्लाई दिया कि स्पीक योर हार्ट्स फ्री, यू आर एट लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। तो मैंने कहा कि फिर अगर नीडेड होकर कहना के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं अगर जादू की छड़ी मेरे हाथ लग जाती है, मैं कांग्रेस पार्टी में एटीट्यूड ऑफ द लीडर्स राइट फ्रॉम द टॉप चेंज करना चाहता हूँ। ये जो राइट फ्रॉम द टॉप वाला जो बात बोल दिया ना, तब जाके कुछ लोग थे, उनमें कुछ हमारे चहेते भी थे, कुछ थे राहुल जी को प्लीज करने के चक्कर में वो थोड़ा ज्यादा कर बैठे। जैसे उस समय हमारे गिरीश चौड़न के जी अभी गोवा प्रदेश कांग्रेस के शायद अध्यक्ष थे, या तो कुछ दिन पहले थे या अभी है पता नहीं। उस समय हमारे एनएसयूआई के इंचार्ज हुआ करते थे वो, और कुछ लोग और थे, सचिन राव और भी थे। वो लोग भी आज कहीं कहीं किसी पोजीशन पे हैं। है वो तब बहुत चिढ़ गया, "ऐ, क्यों ऐसा बोला ये बोला", तब दो तीन आदमी मुझे सेव किया बहुत। उनको याद नहीं होगा, मुझे तो याद है, लेकिन उनके लिए मैं तो कौन हूँ। मुझे आज भी याद है उस समय सचिन पायलट जी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नहीं सॉरी आई एम गेटिंग रॉन्ग, शशि थरूर जी, ये सब लोग थे जो मुझे बचाने का कोशिश, बोला बोला है चलिए छोड़िए बच्चा है वो, उसको जो लगा वो बोला। तो ये बात खत्म हो गया, मैं आया टाइटलर साहब को मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो राहुल जी तो खुश होंगे कि राहुल जी को मैंने सच बता दिया। तब टाइटलर जी मुझे एक बात कहे थे उस दिन, तो मैं उस दिन समझा नहीं वो बात को, मुझे लगा ये फालतू बोलता है, बुजुर्ग हो गया है, अभी उसके टाइम अलग था, अभी इसके टाइम अलग है, राहुल गांधी जी के टाइम अलग है, उस समय इधर। तब तो कांग्रेस में तो ऐसा था ना कि राहुल गांधी माने एकदम, हम लोग तो वैसे ही थे। बाद में जब आंख खुला तब देखा है नहीं, कुछ हॉलो है पूरा, बार बार चुनाव हारता आ रहा है, पार्टी इसको ही ब्रांडिंग करता आ रहा है, एकदम लॉस्ट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो तब मुझे टाइटलर साहब ने एक बात कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहना है तो कभी गांधी फैमिली को चैलेंजिंग वाला बात मत किया करो। तो मैंने कहा चैलेंजिंग कैसे कह दिया, मैंने कहा कि एटीट्यूड से कुछ भी मत कहा करो, तुम उस पेरिफेरी को छोड़ दो। मैंने कहा गलत है तो गलत ही है। मैंने उनको ऐसे कहा था कि एटीट्यूड माने आप नेताओं से बात नहीं करते हो, मुलाकात नहीं करते, एक अलग जोन बना के रखे हैं। एक मतलब मान लीजिए प्रदेश का नेता आपसे भेंट करने के लिए उनको 10 दिन लगता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो जैसे बर्ताव पाता है केंद्र के नेता से, वैसे ही बर्ताव आके नीचे कैडर के नीचे साथ। हायरार्की गोज द सेम। या तो मैंने कहा था ये एक वर्कर्सों में एक इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए मोदी जी बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन वो जब
सभी कार्यकर्ता से मिलते हैं। मोदी जी जब कोई प्रोग्राम में आते हैं वो करते हैं, सभी के साथ फोटो लेते हैं, नमो ऐप पे आ जाता है कि कोई, चलिए वही तो एक फोटो है जिसको लेके कोई आदमी खुश होता है। कोई कार्यकर्ता को, छोटा सा कार्यकर्ता को चाहिए ही क्या? भाजपा में किस चीज के लिए आया है वो? थोड़ा सम्मान, थोड़ा पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, ये सब कुछ के लिए आया है। एक मोदी जी के साथ एक फोटो खिंच गई किसी का तो उनकी जिंदगी संवर गई उस फोटो से, और कुछ नहीं चाहिए उसको। फेसबुक पे डालेगा, इंस्टा पे डालेगा, एक सैंडल पे डालेगा कि मोदी जी के साथ मेरा फोटो आया है, बस वो लेके वो बंदा खुश। तो ये है, खैर छोड़िए, वो दूसरी बात है। तो ये आप जब कांग्रेस में वहां पे थे, मतलब आपने फुल ऑन स्टार्ट कर दिया हाँ, था? फिर मैंने कांग्रेस जब छोड़ा, कांग्रेस छोड़ने का कारण तो आपको कांग्रेस तो थोड़ा अभी छोड़ा है आपने 2 साल पहले। 2024 में हाँ। 29 फरवरी को राइट। मैंने भाजपा ज्वाइन किया। उसके एक दिन पहले मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन हाँ। किया, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का जो अलायंस, कांग्रेस के एक साथ चलना, एक दूसरे के सारे इतना अच्छा आदान प्रदान होना, इंडी अलायंस में एक साथ पासों पास बैठा रहना, सुबह 4 बजे अभिषेक बनर्जी चल जाते थे अभी राहुल गांधी के घर, बातचीत होता था। तब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को तोड़ने का काम तृणमूल हर रोज करती थी। तो इसको लेकर जब मैं वोकल हुआ, दिल्ली का कोई बड़ा दिग्गज कांग्रेस नेता मुझे बोला, ममता को क्यों गाली देती हो, वो तो हमारी ही है। तब मैंने सोचा यार नहीं, ये तो हद हो रहा है। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दिल्ली वाले लोग जो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को ही कांग्रेस मानते हैं। फिर अधीर रंजन चौधरी जी भी इनके खिलाफ बोले, अधीर रंजन चौधरी जी को पीसीसी प्रेसिडेंट से हटा दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को खड़गे जी ने बोला दरवाजा है, निकल जाइए। तो ऐसा ऐसा है कांग्रेस का, ये भाजपा में कभी नहीं होता है। तो आपने ये रियलाइजेशन 10 साल जब आप मैं भाजपा full में on आपको इस पे बताऊं, किया? हाँ। कोई अगर नाराज हैं तो उनको मनाने का काम पूरा संगठन करती है कि हमारे एक कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं। हम जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले सुनील बंसल भाई साहब कुछ दिन पहले एक मीटिंग लिया और कहा कि हर एक पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ उनको लाना है। कोई नाराज है, बैठा हुआ है, उनके पास जाइए, उनका पाँव पकड़िए, उनके हाथों पकड़िए, क्योंकि उन लोगों के वजह से आज भाजपा है। भाजपा हम लोगों का, हम बिल्कुल ये मानते हैं हम लोगों के लिए भाजपा नहीं है। हम भाजपा में आए हैं कुछ दिन पहले। ये बोलने का सत्साहस हर एक में नहीं होता है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाजपा में 2 साल आया और मेरा तो जिंदगी में बस यही, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना प्यार, इतना आदर, इतना सम्मान पार्टी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, कार्यकर्ताओं ने दिया है। कौस्तुभ जी, ये मैं इस पे तो आऊंगा, पूछूंगा। मुझे बस ये लास्ट बता दो, कांग्रेस का जो एरा था आपका, आप जब फुल ऑन स्कूल डेज का तो चलो मैं काउंट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड था। तो आप एक्साइटमेंट में ये सारी चीजें करते थे जो भी आपने अपने अपने नहीं, वो stories बिल्कुल बताई। काउंट कीजिए। आई वाज टोटली इनटू सीरियस थिंग्स। हाँ, तो नो, आई एम सीरियसली काउंटिंग व्हेन यू टर्न्ड 18. Okay. So since 18 to the age of 30 plus, whatever age you were there when you left. So eventually more than 10 years, more than a decade. My relation with the Congress was for more than 20 years. चलो, more At than the 20 tender years. age So you cannot never, ignore. okay, fine, even I'm counting that. तो you never realize कि ये सब चीजें, मतलब you just realize in last 3-4 years, जो अभी पिछले छोड़ने के पहले? तो देखिए ऐसा है, क्योंकि till 2020 तक तो आपने 20 साल दे दिए कांग्रेस को। मैं कोई एक पार्टी के साथ, एक परिवार के साथ इतना ज्यादा जिनका नाता जुड़ जाता है, कोई क्या, आप गलतियां इग्नोर कर रहे थे? नहीं, मैं इग्नोर नहीं, मैं सब कुछ, मैं सोचता था कि ठीक हो जाएगा, चलिए आज ऐसा है, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, करते 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 ऐसा हो गया। मैं देखा पार्टी खुद से एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चली गई। ओके, तो आपको लगा कि आपका करियर भी, नो, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ करियर, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल्स, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ, देखिए कांग्रेस में था, कुछ संसाधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं कांग्रेस में था, काफी अरसों तक थे, बहुत साल तक था, पार्टी के लिए मामला लड़ता रहा हाई कोर्ट में, सब कुछ किया। और इसके लेके अधीर रंजन चौधरी जी का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू आया कि तुम कर सकते हो, ये भरोसा उन्होंने रखा मुझ पे। तो ये जो है, ये ओवर द इयर्स करते 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 मैंने देखा कि जब देखिए एआईसीसी का लिस्ट निकल रहा है, तब मैं पश्चिम बंगाल में जाने माने कांग्रेस के कुछ फेस में से एक काउंट किया जाता था। एआईसीसी का लिस्ट लिखना मेरा नाम नहीं है, पार्टी का कोई अच्छा सा कुछ खोरहार है वहां पे मैं नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं हूँ। फिर मैं इस बात को नजरअंदाज करता गया। लेकिन ये तृणमूल के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का, जब इतना अलायंस बनने का बात हो रहा कि इंडियन केंद्र स्तर पे ये लोग एक साथ, मैं वो बात को मान नहीं सका।
मैं बिल्कुल मान नहीं सका, बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तपन कांदू वाला मैटर किया जो पुरुलिया में हुआ, कांग्रेस का एक काउंसिलर को हत्या किया। मैंने कृष्ण प्रसाद जाना, उस समय कांग्रेस का एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाला, उसको मार दिया तृणमूल वालों ने। बहुत सारा ऐसा किया, और भी थे पश्चिम बंगाल में ऐसा इंसिडेंट। सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर तोड़ा है, खराब किया, डैमेज किया पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने। Obviously, वो उनसे निकली हुई पार्टी तो है। तो वो जब कांग्रेस को इतना हैमर कर रही है, डैमेज कर रही है, तब हम उनसे क्यों जुड़े? ये प्रश्न जब मैं किया, पार्टी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस मुझे ऊपर से नहीं मिला। मुझे ऐसे लगा कि मैं तो फालतू का कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, असल में कांग्रेस तो ममता बनर्जी कर रही है। तो मैं जो है ममता बनर्जी के खिलाफ था। ममता बनर्जी का राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिंताधारा मुझे कभी भाती ही नहीं थी, और मैं बिल्कुल घोर विरोधी था, घोर समालोचक था, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। I was never a Mamata Banerjee fan, and I always realized, and I even if always you're not immediate but relatives or family, जो extended family members, they were a part of it. no, And no, also no, you were never a not fan. that, not that, not that. मेरा जो मामा दो मर्डर हुआ, उनमें से एक मामा तो तृणमूल कांग्रेस का वो जिला अध्यक्ष थे युवा तृणमूल का। तो वो नहीं था कि फैमिली का वो वजह से, लेकिन ममता बनर्जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुझे कभी अच्छा ही नहीं अच्छा लगा। नहीं लगा, फाइन। तो ममता बनर्जी का मैं घोर समालोचक हूँ, विरोधी हूँ, क्रिटिक हूँ। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी की जो डॉटर है, जो गुजर गई थी, उनको लेके एक स्टेटमेंट दी। यस, तो उसके मैंने ऊपर भी एक मैंने कंट्रोवर्सी मैंने है मैंने आपकी। दूसरी बार सोचा भी नहीं। एक बुक था, मैं उठा के उसको दिखा दिया क्या क्या लिखा हुआ है बुक में। मोदी जी के बारे में ममता बनर्जी ने कहा, कई मैंने सारी भी बात कुछ की। नहीं, कुछ सोचा, मैंने बुक था, मैंने मेरा कुछ कहना नहीं है, बुक है, पढ़ लीजिए, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर उसके खिलाफ मेरे ऊपर बहुत सारे केस बने, मुकदमे बने, सब बने, लेकिन मैं दमा नहीं, मैं उसमें दब नहीं गया, मैं दबा नहीं उसमें, मैं लड़ता रहा। मैं आज के डेट में भी लड़ता रहा। आज मैं जब आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, कुछ देर पहले एक जुलूस था हमारा, खत्म हुआ, वहां पे जाके तृणमूल वालों ने बहुत सारी संख्या में आके हम लोगों को घेर लिया, लेकिन मैं पूरा सामने जाके उन लोगों का मुकाबला किया। ऐसा है कि राजनीति में जो है ना, हम पीछे हटने वाले आदमी में से नहीं है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, जितना विपरीत भी परिस्थिति हो, हम हटने वाले बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। अगर आपको जो भी सुनेंगे, अगर उनके अंदर भी ऐसे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या उनका इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं देश सेवा के नाम पे या जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो आपसे कुछ सीखेंगे ही। ये फाइटिंग स्पिरिट भी उनके अंदर रहेगी। दी अदर साइड, जैसे कांग्रेस आपने छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया, जो आपने बोला प्रिंसिपल्स मैच नहीं किए या वट एवर दैट रीजंस है, इसको दूसरे तरीके से देखें, ये कॉइन का एक साइड है। दी अदर साइड ऑल्सो इफ वी सी, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया ममता बनर्जी के एम्बिशन के बारे में बताया, तो वो उनका एक चेयर को लेके लगाओ बोलो, या जो भी उनके अपने पर्सनल एम्बिशन थे। सिमिलरली इसी तरीके से आपकी स्टोरी में भी तो देखा जा सकता है कि आपका एक पर्सनल एम्बिशन होगा, आपको कांग्रेस में वो जगह नहीं मिली, या जो भी आपका एक आउटरीच रहा होगा उनके साथ, आपको लगा कि ये सिचुएशन बीजेपी के टाइम के लिए, मतलब जो भी आपको आपके लिए लगता है, जैसे लोग आपके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी में मौका था, आपको सही मौका दिखा, इसीलिए मैं आपने मौका पे 2024 चौका का लगाया। 2024 का लोकसभा चुनाव मैं लड़ा नहीं। पार्टी मेरे से पूछा उस समय कि जब मैं आया भाजपा में, कि आप लड़ना चाहते हो? नहीं, तो आपने चूज करके ही भाजपा को चूज किया ना। सुन लीजिए पहले, तब तो मैं कांग्रेस में एक जाने माना फेस था, कांग्रेस हाँ, फुल फ्लेजेडली इन्वॉल्व थे। फुल फ्लेजेडली, और जाना माना फेस था कांग्रेस का, जो चुनिंदा कुछ फेस था उस समय का। और मैं यूथ्स में, कांग्रेस में मैं ही एक ऐसा फेस था जो कांग्रेस का लीडिंग फेस था यूथ में। उससे पहले अरेस्ट वाला एपिसोड सब कुछ हो गया, मैं मेरा सर के बाल को कमा के वो प्रतिज्ञा भी कर लिया कि ये करना है ममता बनर्जी जब तक है वो। तो ये वाला जो है एपिसोड तब तक हो गया। कांग्रेस में मैं जहाँ जाता था, सभी में कुछ उत्साह रहता था, बहुत प्यार करते थे सभी मुझे। तो जब मैं कांग्रेस छोड़ने का बात किया, मुझे पश्चिम बंगाल में तृणमूल के खिलाफ लड़ना है, और उसके लिए आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। I had joined the opposition leader in several rallies while in Congress, but not a political rally. Protesters rally, various protesters, DA protesters, A protesters. I said, there's no problem. Opposition leader is not from the party, it's a government post. And I also am not going as a representative of the Congress. I was going there as a citizen lawyer, of the as state. a citizen, as a Yeah. lawyer, whatever you term it to Yes. be. लीगल एक्टिविज्म उसको लेके बहुत सारा हल्ला होने लगा, ये होने लगा। मैंने कहा छोड़ो यार, तृणमूल के खिलाफ लड़ना है तो सही वाला प्लेटफॉर्म चाहिए। जो भाजपा आज की डेट में कर रही है पश्चिम बंगाल में, वही वाला सही प्लेटफॉर्म है। और मोदी जी जिस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं,
उनको आप नकार नहीं सकते, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, बोलने वाली जगह ही नहीं है। कांग्रेस मान लीजिए आप जितना, और बहुत कुछ चीज तो हमें खराब लगा, जैसे देश हित में जब बात होती है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात होती है, पुलवामा में जो हुआ उसके बारे में बात, कांग्रेस को उससे भी प्रॉब्लम है, वो भी देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। देश के खिलाफ बोलने वाला चीज सही नहीं होता है। आप राजनीति कर सकते हो, पॉलिटिकली एक दूसरे को काउंटर कर सकते हो, लेकिन तब देश की बात आएगी तब सभी को तो एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। राइट, नेशनल अटल जी इंटरेस्ट की बात मैं कह रहा था ना, अटल जी ने एक बार कहा था कि जब नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार यूएन नेशनल असेंबली गए थे, वो अटल जी को भेजा था, तो वो अटल जी बोले थे उस बार कि वो इतने सरल आदमी नहीं है, बहुत चतुर आदमी थे, कुछ इधर उधर हुआ तो कह देते कि अपोजिशन के ऊपर है। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये नजरिया भी तो होना चाहिए। आज की डेट में आपको मिलेगा कहाँ कि अपोजिशन को कोई भेज रहा है कहीं पे, तो यही वाला बात है। ऐसे भेजा था इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे डिप्लोमेटिक लेवल्स के लिए। कौन भेजा? मोदी भारतीय जी, जनता मोदी पार्टी ने गवर्नमेंट ही ने भेजा भेजा। था, वही exactly। मैं कह रहा हूँ, नजरिया की बात। ममता बनर्जी भेजी है? ममता बनर्जी नहीं भेजेगी। हाँ। मोदी जी ने भेजा तब देश की ताकत समझाने के लिए, राइट, कि हमारे ऑपोजिशन हो सकते हैं लेकिन हम एकजुट हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैं आपको, हाँ बोलिए। तो जैसे आपके ऊपर जो एलिगेशन है पार्टी स्विचिंग का, आप वही मैं कह रहा हूँ, जब पार्टी ने मुझे opportunistic को- पूछा 24 साल में, हाँ। 2024 में, कि आप लोकसभा कहीं से लड़ना चाहते हो, कुछ ऑप्शंस में मुझे दिया गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अभी 2 साल काम करना है, मुझे आराम से काम करना है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तब मैं आई विल एक्सप्रेस इट ऑन माई ओन कि हाँ मुझे लड़ना है, मैं लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग देंगे कि नहीं देंगे वो आपके ऊपर है। तो aren't you like not exactly but somewhere आपकी स्टोरी या आप भी थोड़ा सा सिमिलर, आपका एक मोमेंट है जैसे हिमंता शर्मा जी जो आसाम के नहीं सीएम नहीं, वो बहुत दिग्गज नेता हाँ, है। कहाँ exactly। मैं और कहाँ तो हिमंत बिश्व शर्मा। आप क्या उनको तो ऐसे लाइफ से कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ बहुत खराब किया ना, बार हाँ। बार किया। पूरा नॉर्थ ईस्ट का तो पूरा जैसे जिम्मेदारी उनके ऊपर भी था। आते हैं ऐसे सच एलिगेशन, तो वैसे ही आपके ऊपर भी है कि नहीं, आपने नहीं, भी नहीं। मौका देखा एंड देन आपने भी एकदम पार्टी फालतू की बदली। बात, एकदम Okay। फालतू की बात। कांग्रेस तो पार्टी आपको वो पसंद है? बहुत पसंद है। Exactly। कांग्रेस पार्टी में ये लोग क्या चाहते हैं, सभी को जैसे वो नौकर चाकर बनाने वाला एक एटीट्यूड, हम मालिक है बाकी सब नौकर, ये नहीं चलता है। तो आप उनके ही कदम पे आप भी चल रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो बहुत बड़े दिग्गज नेता है, कदम पे चलने वाली बात नहीं है। देखिए कांग्रेस जो सब छोड़ा है ना, सब लगभग आपको प्लस माइनस एक ही जैसा मिलेगा, एक ही जैसा मिलेगा जितना लोग कांग्रेस को छोड़े हैं, सब बस वही वाला रीजन, और कुछ नहीं। आप किस आइडियोलॉजी इतनी जल्दी शिफ्ट हुई, ये कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और दूसरे साइड से अगर देखा जाए, जो आपने 2 साल में अपना इमेज यहाँ बनाया होगा, तो मतलब उन लोग का भी कहना है या आपको ऐसे परसेप्शन में डाला जाता है कि आप मोर ऑफ अ मतलब बहुत अच्छे ओरेटर हो, नैरेटर हो, आप लीगल बैकग्राउंड से भी हो, तो अपनी बातें बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाते हो, शेयर करते हो, आप आज भी कर रहे हो। दी अदर साइड आप एक टीवी डिबेट वाले गेस्ट हो, मतलब आप समझ रहे हैं, एक ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे जाके कैडर को हैंडल करना, या मतलब पार्टी रन करना, या उनसे जिस जगह से भी आप लड़ोगे या जिनको रिप्रेजेंट करोगे, आप उधर एक्चुअली ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूशंस लाना, जो क्राइसिस है, जो इश्यूज हैं, उसको आपका ठीक से मैनेज करना, ये शायद ये सब ये तो बोलने आप बहुत वाली यंग बात हो है। इस चीज के लिए, ये तो जस्ट 35। ये तो बोलने वाली बात हाँ। है, लेकिन मैं कितना जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कितना जमीन पे काम किया हुआ हूँ, वो जिनको पता है उनको पता है। उसको फालतू एग्जिलेट करना, खुद की बात ढोल पीट के बताना ठीक नहीं होता है। क्योंकि जैसे ये चुनाव जो है, ये बेसिकली 2 में बढ़ गया है। अदर पार्टीज, मान लीजिए सीपीएम है या कांग्रेस है, इनका कहना है कि इन दो को बहुत ज़्यादा ही हमने वैल्यू दे दिया है, एंड इट हैज़ बिकम अ WWE मैच ऑफ 2 पीपल, राइट? जबकि ऐसा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ बहुत सारे और अदर लोग भी हैं इस गेम में। तो अब आप दोनों फ्रंट रनर हो, मोस्टली टीएमसी से और एक आपके साइड से बीजेपी से। अब यहाँ पे जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने मौका देखते हुए जो भी आपके कॉल्स, उनका कहना है और आपका अपना एक डिफेंस है उसके लिए, आप अगर जीतते भी हो, ठीक है, तो ये जीत आपकी एज एन इंडिविजुअल नहीं होगी, एज अ कौस्तुभ बागची। नेवर भाजपा में व्यक्तिगत तौर पे कुछ होता है, ये जनता अगर चेंज ला रही है, तो ओवरऑल बीजेपी का वेव आ रहा है, और वो सभी जो भी उस बैनर के अंदर है। क्योंकि इसमें एक छोटा सा चीज है, बैरकपुर में एक ये चीज है कि मैं बैरकपुर का भूमिपुत्र हूँ। हाँ, इसको लेके लोग में एक उत्साह है कि चलो इस बार एटलीस्ट एक आप लोकल हो, आप सो कॉल्ड आउटसाइडर नहीं हो। बैरकपुर का जो वर्तमान जो एमएलए हैं, वो बैरकपुर में रहते ही नहीं, रहते नहीं, वहाँ के हैं भी नहीं, रहते हैं कोलकाता में, कौसबा की साइड 2-2.5-3 घंटा लग जाते हैं उनका आने में।
तो वो आदमी जो बैरकपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, एक यही उत्साह है लोगों में कि जो जुड़ा हुआ है वो है आज के डेट में कैंडिडेट, जिसको हम ढूंढ सकते हैं, हमारे एरिया का है, मिल सकता है वो। Right. एटलीस्ट मैंने तो जाके प्रचार में भी कहा, करेक्ट। आज जैसे टीटागढ़ में गया था प्रचार करने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, उनकी नाराजगियां हैं, कोई नहीं मिलता है वोट के। मैंने कहा बिल्कुल एक सही बात कह रहे हो, बिल्कुल नाराजगी जाहिर है, लेकिन अगर झगड़ा भी करना होगा ना तो मैं उपलब्ध रहूंगा आप लोग के लिए ओके। कि मुझसे झगड़ा करना है, हाँ तुमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो बात सुनने के लिए भी मैं रहूंगा। वर्तमान विधायक को वो बात भी आप बोल सकते, बोला ना नहीं बोल सकते, मिलता ही नहीं, कहाँ से बोले। बट ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं मिलते, वो भी काफी पब्लिक में अवेलेबल रहते हैं। कहाँ पे आप उनको हर कहाँ छोटे पे? मोटे फंक्शंस, फेस्टिवल, अरे फंक्शंस चलाना और पार्टी के लोगों का दुख दर्द सुनना, राइट। लोगों के बीच जाना एक चीज नहीं होता है। जाइए मिल मजदूरों का जो स्थिति है देख के आइए। तो आपके हिसाब से सिर्फ जो कारखानाएं हैं, हाँ। फ्री में यूज करने वाला सिनेमा सेट के लिए न्यूज नहीं है, वो फ्री में अपनी वैनिटी वैन्स को पार्क करने के लिए सिर्फ कारखाना नहीं है। राज चक्रवर्ती जी बैरकपुर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसी को लेके विरोध है उनके खिलाफ। अगर वो भी देख रहे हैं और इकोनॉमी यहाँ की बूम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो टैलेंटेड वर्कफोर्स है। नहीं, वो इलाका का या तो कॉन्स्टिट्यूंसी की इकोनॉमी को डेवलप कर, वो तो करते तो बहुत बड़ी बात है, वो कोई छोटी बात थोड़ी होती है। राइट। इलाका का जो इकोनॉमी डेवलप, वो अपना खुद का बिजनेस, क्या आपको बता रहे, आप कहाँ चले जा रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे हैं यार उसमें। कभी ये नहीं कह रहे कि वो दूसरा जो है वो इलाका का वो सब देख रहे, नहीं, खुद का अपना नजरिया है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कितना पॉकेट में आए, कितना हिसाब करे, कितना इधर उधर हो, बस यही हिसाब और कुछ नहीं। आपके हिसाब से लास्ट 5 इयर्स में आपकी कंस्टिट्यूएंसी में पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? क्या किया राज चक्रवर्ती ने, वो बोले ना कुछ काम किया, उनके पास काउंट कराने के लिए काफी सारी चीजें हैं। है नहीं असल में कुछ। मैं आपको कुछ सिविक चीज इश्यूज पे दिखाऊंगा, उन्होंने काम मैं किया है, आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, पॉलिटिकल वायलेंस पे काम मैं किया है। आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, जब चलेंगे आप मेरे साथ टीटागढ़ में, चलिए आपको दिखाएंगे राज चक्रवर्ती जी ने क्या किया। परिवार तबाह हो गया उनके चलते, जगह इतना, मतलब लोगों के साथ बहुत खराब किया राज चक्रवर्ती ने। बहुत कुछ कर सकते थे, लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन था उनसे कि चलो ये आदमी तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, कुछ अच्छा कर सकता है हमारे लिए, इसीलिए जिताया होगा लोगों ने। जो भी होगा जीतने में, ये तो भाजपा के आज के डेट में भी भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि बेईमानी हुई थी 21 की चुनाव की जो गिनती में, फिर भी चलिए लोगों ने तो वोट दिया, ये सोच के वोट दिया चले ये अच्छा आदमी होगा, पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन वो सब एक्सपेक्टेशन को खत्म कर दिया पूरा, एक पूरा अपना कोटारी बना लिया। तृणमूल का जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता, दिग्गज नेता, उनको भी एकदम अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया पूरा, उनको कोई जगह ही नहीं मिला। बैरकपुर में तृणमूल के बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, उनको कोई आज पूछता भी नहीं है राज चक्रवर्ती के चलते, क्यों ऐसा क्यों होगा। ममता बनर्जी उनको छोड़ के राज चक्रवर्ती को, बैरकपुर में तो इतने नेता थे, ममता बनर्जी को कोई नहीं दिखी। देखो ये उनका चॉइस होगा, इस पर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो ग्राउंड में भी है ना, पब्लिक भी बात, आप मिल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, आप भी फेसबुक लाइव पे भी जाते हो, आप भी डालते हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट की यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, आज बारिश हो गई तो आपको दिख रहा है ड्रेनेज के इश्यूज हैं या और ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है 5 इयर्स में सिर्फ बैड ही बैड है, देयर मस्ट बी सम गुड। हो सकता है इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जगह है, एक नहीं कई सारे ऐसे पैरामीटर्स पे। देखिए आपको देखने मिलेगा, हमको तो देखना नहीं मिल रहा है, ये आपका कहना है। बिल्कुल जनरल पब्लिक को भी पूछिए, कुछ भी नहीं है। परफेक्ट। जो रोड्स है, जो ड्रेनेज है, क्या स्थिति है, बहुत खराब है। श्योर। तो अगर ये ऐसा है तो मान लीजिए अब आपको एक मौका मिल रहा है फाइनली, ठीक है, आपकी पूरी पार्टी अगर पावर में आ रही है तो एक सिचुएशन, और यहाँ पे पार्टी पावर में आ रही है। मैं वो दूसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन आंसर नहीं करूंगा। पार्टी पावर में भी आएगी, बैरकपुर से भाजपा जीतेगी भी, और जीतने के बाद बैरकपुर में आपको कहता हूँ सरकार बनती है, हम विधायक निर्वाचित होते हैं, तो जितनी बंद कारखानाएं हैं सभी को खोलने का काम पहला है, करना ही करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो जनता है उनका नींद का, सुबह का जो नींद खोले ना, वो हूटर के आवाज से खुले। तो ये प्रॉमिस तो टीएमसी भी कर रही है, नहीं सीपीएम भी कर रही है, कभी ये इन पे गौर ही नहीं किया इन लोगों और आप भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसको समस्या का समाधान, मैं कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने एक जुलूस किया लूमटेक्स का श्रमिक को लेके, मेरा वो करने के बाद, धमकाने के बाद मालिकों को 5,000 रुपए एक इंटरिम तौर पे इन लोगों को मिला। मैं तो वही कहता हूँ कुछ भी नहीं था तब ये हुआ, जब विधायक बनेंगे हम, जब पार्टी पावर में आएगी, तब सभी को काम पे लगाना है। और मेरा एक और भी विजन है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री जिसको रिस्टार्ट नहीं किया जा सकता,
कोई बड़ा सा जगह रहेगा तो कोई बड़ा वाला इंडस्ट्री ग्रुप को लाके, जरूरत पड़े तो सभी का पाँव पकड़ेंगे हम जाके, हमारे राज्य नेता, केंद्र नेता और साथों साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप के पांव पकड़ के आके लेके आके यहाँ पे एक जो है फैक्ट्री का स्थापना करना है, बहुत बड़ा एक, ताकि बैरकपुर की जो जनता है, जो युवा है, उनको बाहर ना जाना पड़े। Obviously, सुबह ये बहुत दाल बड़ा भात खा मैटर के है। निकलेंगे घर से, शाम को वापस आएंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैं चाहता हूँ बैरकपुर में विधायक निर्वाचित होने के बाद ये जो है, क्या कहते हैं उसको, बीएनबीएस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी बनना है। होना तो चाहिए इतनी। मैं चाहता हूं बैरकपुर में, ममता बनर्जी 2011 में 20 जनवरी को अनाउंस की थी कि मेट्रो रेलवे हो जाएगा, स्टेशन का नाम भी कर दी। इसके बाद सेंट्रल का एलोकेशन आया, अलॉटमेंट आया, फिर भी काम नहीं हुआ। ये मैं पेन कहा पॉइंट है। क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कंप्लीटली उसका ये है, नॉन कोऑपरेशन था। उस काम को आगे ले जाना है 5 साल तक। मैं ये कहता हूँ, ये मेरा काम करने का यही नजरिया है बैरकपुर के लिए। मैं आपको कहता हूँ, बैरकपुर में बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, कैट्स है वगैरह है। ये कभी कोई नहीं सोचा इन लोगों के लिए, क्योंकि वोटर्स तो नहीं है। लेकिन मेरा एक खुद का मानना है कि मैं एक रेस्क्यू सेंटर, एक शेल्टर इन लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ। मैं बैरकपुर में बहुत सारे इंटेलिजेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी एसएससी का पढ़ाई आगे नहीं ले जा पाते, इनके लिए फ्री कोचिंग सेंटर करवाना चाहता हूँ। जो सरकारी स्कूल जो बंद हो गए हैं, लगभग बंद होने के हालात में है, इनको डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप करना है, इनको स्मार्ट क्लासेस पे अपग्रेड करना है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आप जाएंगे टीटागढ़ के जैसे मजदूर जहाँ पे रहते हैं, जैसे क्वार्टर्स में रहने लायक सिचुएशन ही है नहीं, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना है। काम बहुत है बैरकपुर में करने वाला। मैं और भी साथ साथ बोलता हूँ, बहुत सारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं खुद बालाजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एक मंदिर स्थापना करने का सोचा है। दो है, कैप्टन शेखर घोष बैरकपुर का एक बहुत बड़े गर्व है, वो शौर्य चक्र है, वो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। उनका एकदम छोटा सा एक मूर्ति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बैरकपुर में उनको एक बड़ा वाला स्टैचू बनाना है, बड़ा वाला, ताकि शेखर घोष बैरकपुर के एक हमारे मतलब भारत माँ के वीर सपूत हैं, सबको पता चले। हाँ, सब सेलिब्रेट करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो तो थे बैरकपुर के, तो हम उनका जो है, आज तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका जो देश के लिए बलिदान है, वो सबको जानना चाहिए। और रही सबसे बड़ी बात, मेरा बैरकपुर क्रिमिनलों का बैरकपुर नहीं है। टीवी जब खोलते हैं एग्जैक्टली, वो तो वही तो बन गया वो है। बम जब भी गोली का न्यूज़ देखो। बैरकपुर, क्रिमिनलों का बैरकपुर, ये सुनते सुनते ना खराब लगता है बहुत। जब बाहर जाते हैं कोई कहता है कि अरे बैरकपुर, अरे बाप रे, बैरकपुर मानी तो बम गोली। ये बैरकपुर का जो खराब जो नाम है, इसको एकदम पूरी तरीके से खत्म करना है, जड़ से इनको मिटाना है। और बैरकपुर जो है, राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ का बैरकपुर है, मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे जी का बैरकपुर है, कैप्टन शेखर घोष का बैरकपुर है, अन्नपूर्णा मंदिर का बैरकपुर है, गांधी घाट का बैरकपुर है, लाड बगान का बैरकपुर है। ये बैरकपुर का जो ये फेज है, the second phase of बैरकपुर, because first phase now is this बोमगोली वाला बैरकपुर. We'll have to completely delete that part and have to put to limelight that second phase. And last, ऑलमोस्ट नया जन्म आप बिल्कुल। रीइंकार्नेशन करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैरकपुर का यही है सबसे, और ये सबसे बड़ी बात है, बैरकपुर को ये करना चाहिए। बैरकपुर में ये जो स्थिति है आज के डेट में, ये हम लोगों को बहुत पीड़ा देती है कि बैरकपुर माने क्रिमिनलों का बैरकपुर, बम गोली का बैरकपुर। ये हमको बहुत एक पीड़ा देने वाली बात है, इनको बदलना है। इनका जो बैड पीआर हो चुका है ओवरऑल, जिसकी वजह से शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी उतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, राइट। तो अभी क्योंकि जब अगर देखोगे इंडिपेंडेंस से पहले ये अंग्रेजों के टाइम पे एक मिलिट्री टाउनशिप था। और कितना फिर बढ़िया जगह है बैरकपुर में, Exactly. कभी जो है टूरिज्म पे Tourism कोई के कुछ लिए। काम ही नहीं हुआ। मैं इतना टूरिज्म रिवर फ्रंट के लिए हो सकता बहुत है। सुंदर टूरिज्म के लिए बहुत कुछ करना है बैरकपुर में, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी निकलेगी इससे। एब्सोल्युटली निकलेगी। वही मैं Youth कह रहा के हूँ। लिए कितना स्पेस वही है। मैं कह रहा हूँ कि ये करना है, विजन रहेगा तो ये करेगा। कोई सिर्फ रोजगार करने के चक्कर में रहेगा, खुद का पॉकेट भरने के चक्कर में रहेगा, तो ये सबको देखने नहीं मिलेगा। काम करने का नजरिया चाहिए, काम करने का अंदर ही अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। तो व्हाट इफ अगर किसी भी कारण से आपकी पार्टी नहीं आती, आप सिर्फ जीतते हैं और आप जैसे और भी सीट जीतते हैं, बट आप हाइपोथेटिकल वाला, देखिए हम लोग राजनीति करते हैं, हाइपोथेटिकल वाला क्वेश्चन आंसर नहीं करते। सरकार भी बनेगी, विधायक भी बनेंगे, और कोई कुछ चीज, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। जी ये मानना मैं चाहिए। बिल्कुल आपको ठीक है। बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो अगर आपको मैं सपोर्ट कोई- आपके गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो अरे आप as बिल्कुल an मिलेगा, individual- क्या आप कहते हो नहीं मिलेगा? ये आप जो आराम से देखिए ना, सरकार भी बनेगी, विधायक भी रहेंगे, सरकारी सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ होगा। नेगेटिव वाला बात पे बात ही नहीं करना है अभी।
ठीक है, बीजेपी ने सीएम के लिए अभी तक ऐसा तो कुछ सोचा पता है? नहीं है। देखिए हम लोगों का जो है ये फेस आप छोड़ दीजिए, इसमें सब आपको दिखना चाहिए कमल। कमल का फूल। ओके। और हमारे कार्यकर्ताओं सब ऐसे ही देखते हैं, और हम जब देखते हैं सभी कार्यकर्ताओं नेताओं में सिर्फ कमल का फूल दिखता है और कुछ नहीं दिखता। मुझे बस आप एक चीज बता दो, अगर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट या जब भी हम किसी के साथ बैठे जो रूलिंग गवर्नमेंट में, आपका कोई उनके लिए कोई मैसेजिंग होगा कि, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि आप 50,000 मार्जिन से जीतोगे, दैट इज योर लाइक कमिटमेंट और वॉट एवर यू से, आप लोगों से ये भरोसा ले रहे हो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो जो उनसे हम पूछे आपके बिहाफ में, या आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो तो No, on I'm camera, not. please? I'm Yeah. not their teacher. The other thing is that like Because see, अभी तक you are not become an MLA, you are No. just a candidate. Absolutely. So he is your MLA, right? She is your CM. Not just Absolutely. yours, every one of us. Everyone. Right? So But- we will but- be but- requesting but- them only, right? But वो माने तब ना, हाँ. वो माने तब ना। वो तो मानती है कि वो सिर्फ वो तृणमूल वालों का ही सीएम है। वो मानती है कि उनकी पार्टी की जब है जो एमएलए है वो भी मानते हैं कि हम सिर्फ तृणमूल का ही एमएलए है। तो देखिए हमको उनको सीखने सिखाने वाला कोई काम करना ही नहीं है। जनता अभी इस बार की चुनाव में उसे एक्स एमएलए भी बनाएगी, वो राज्य की जो मुख्यमंत्री उसे एक्स सीएम बना देगी। तो आपके ये चुनाव जीतने में एसआईआर का कितना उस पे एसआईआर हमसे क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन करे एसआईआर। इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन कमीशन के एक सैनिटाइजेशन प्रोसेस से, क्लींजिंग प्रोसेस से तेलंगाना में 22,000 वोट बाद गया था, उसको डिलीट कर दिया गया। तो उसके बाद भी कांग्रेस पावर में, तब तो ये लोग कुछ नहीं बोले। ममता बनर्जी को इस कुछ लेके मतलब दिमाग ही लड़ाना नहीं चाहिए। जनता के पास है सब कुछ, जनता के ऊपर सौंप दीजिए। जनता अगर आपको जिताएगी तो आप जिताएगी, जनता हराएगी तो हराएगी, बाद बाकी कोई कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीकृत जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव जो है एक मैकेनिज्म वो लोग कैरी आउट कर रहे हैं। तो उसमें कौन क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरफियर नहीं किया। तो उन लोगों का आपके ऊपर एलिगेशन आपकी पार्टी के ऊपर है कि अरे हमारे ऊपर कोई help you. उसमें रीजनेबल बायस का कुछ होता हाँ. तो सुप्रीम कोर्ट ही तो इंटरफेयर करता। क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर? सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरफेयर ही नहीं किया। अभी देश के सब सर्वोच्च अदालत न्यायालय से तो हम तो ज्यादा नहीं है, और इस पर टिप्पणी नहीं करना है कुछ। इलेक्शन कमीशन समझे अपनी बात, लेकिन हम तो ये बात बार बार कहे कि कोई भी अगर एक वैध जो वैलिड जो हिंदू वोटर है उसको काटा जाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन को घेराव करेंगे। जस्ट हिंदू वोटर या इवेंचुअली बंगाल और इंडियन वोटर? नो बेसिकली सी, ज्यादा से ज्यादा जो डिलीट हुआ है ना, जो वैलिड वोटर्स, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू ही हुए। मुसलमान भी होते तो वो अगर वैलिड है तो बिल्कुल उनका भी नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का नाम बात जाए, लेकिन जो है उनको रहना चाहिए, जो वैलिड है उनको रहना चाहिए। तो वैलिड इनवैलिड आपके नजर में क्या है? जो हम कौन होते हैं citizen वैलिड इनवैलिड सही में करना? जो वो तो इलेक्शन कमीशन कमीशन है, कर रही है। जो उनका जो आधार है, उनका जो जो मतलब एक क्राइटेरिया है, सब कुछ मैच करे तो ठीक है। मैं आपको असल में एक अच्छा चीज बताता हूँ कि जब ये हो रहा था ना, हिंदू मुसलमान की बात आपने जब की, तो एक मुसलमान आदमी है जो बैरकपुर का, उस 16, 17, 18 नंबर में रहता है, मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध है। वो खुद फोन करके करके मुझे बताता था कि इलाका में भाई साहब ये आदमी को 4 साल से पहले नहीं देखा, ये फलाना आदमी को 3 साल से पहले नहीं देखा, ये वाला आदमी 5 साल के बाद ही आया, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में ही आया, इन लोगों का नाम कैसे वोटर लिस्ट में हो गया। ये मुसलमान लोग बताते थे हमें, और पर्सनली मुझे बताते थे। तो ये सब लोगों के, ऐसे लोगों के नाम कटे होंगे? किनके कटने चाहिए, कटे होंगे किनके? ऐसे लोग जिनके एग्जांपल आप दे रहे हो, नहीं जो, हाँ, जो एग्जिस्ट नहीं करते जो थे एग्जिस्ट नहीं 5-10 करते years थे, back, yes. जो बाहर से आए बस गए हैं, तो ऐसे ही या लोगों बस का आया नाम गया। कटा। जो मर गए, जो मरा हुआ आदमी, उसका वोटर लिस्ट से क्या फायदा बोलिए? तो वो क्या करेगा वो वाला, वो बेचारा इंसान। शमीक दा का एक बार मैंने इंटरव्यू देखा, शमीक दा का जो पिता माता है वो आके वोट देके चले गए। शमीक दा ने कहा मुझसे एक बार भेंट भी नहीं हुआ, मिल के तो जा सकते थे, लेकिन Right. मिला भी नहीं। तो ऐसा ऐसा होता है। ये सब चीज जो है ये क्लिनजिंग प्रोसेस में से जाए और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से सामने सभी के उभर के आए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो होपफुली इस बार का जो इलेक्शन जो होने वाला है, जैसे आज तो खुद ही अलग अलग और स्टेट्स में हो चुके हैं कि असम में आज हो गया, केरल में हो गया, इसी तरीके से जब बंगाल में होगा तो इस बार वो फियर फैक्टर का सिचुएशन। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हम एक लोग तो चीज वोटर है, से अपील करेंगे एक कि चीज आप है, एक चीज है, careless होके इसमें अगर बेईमानी करने की कोशिश करेगी तृणमूल कांग्रेस, तो मैं कहता हूँ हर एक घर की जो औरतें हैं, उनके जो घर के जो उनके मर्द भी हैं, सभी अपने आप में एक केंद्रीय जवान की तरह, सेंट्रल फोर्स की तरह वो लोग काम करेंगे। इसी के साथ आपको
कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपके नॉमिनेशन के लिए एंड सेकेंडली लेट्स सी हु इज द बेस्ट, जो भी बेस्ट है यहाँ के लोगों के लिए वो जीते और जीतने के But बाद I फिर हमें tell you, मौका I'm मिलेगा. confident about my Yes. getting victorious. People have expressed already, like that's not my overconfidence, but that's something which you can see confidence. See, personally, we would love to see you or the new party to come in because we have already, the people of Bengal have Absolutely. already experienced Congress, Absolutely, CPM absolutely, regime, and then the absolutely. TMC regime. Absolutely. So this time or maybe any time in life, so they'll love to watch the new scene. Absolutely. बट उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिस्टिक या वाला टैग आपके साथ लग रहा है या जैसा भी लग रहा है, जो विजन आप बता रहे हैं वो आप उस पर कभी ना कभी खरे उतरे. आप नहीं चाहे आपके अलावा कोई और जो जीते वो भी शायद इसी विजन, ऐसे विजन को लेके चले और लिटरली यहाँ की जो एक्चुअल समस्या है उस पर बात करें, उसको सॉल्व करें. बिल्कुल. ना कि यही सब जो हम नैरेटिव देखते रहते हैं या कम्युनल हार्मनी जो बिगड़ रही है या और ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ भटकाते हैं, जिनसे रोजमर्रा की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. तो उस पर हम चाहेंगे कि वही फोकस है और वोटर से भी अपील करेंगे आप प्लीज़ इसको वॉच करो. आपके ऐसे अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि कौस्तभ जी ने उसको मिस आउट किया, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालो. हम उनके साथ दोबारा शेयर करेंगे, मौका मिले तो जो भी रिजल्ट आता है हम फिर एक बार और बैठेंगे समझने के लिए. एंड मीनवाइल वोट देने तो ज़रूर चाहिए. जिनके साथ जिनको भी आपको देना आपकी मर्जी है, बिल्कुल. आप सबको सुनिए, अपनी राय बनाइए और वोट पक्का दीजिए. आपको कोई लास्ट मैसेज देना है तो प्लीज. नथिंग, वो सेम वाला बात. जो भी है वोट डालने जाइए, घर में मत बैठे रहिए, छुट्टी का दिन मत मनाइए, डरिए मत जाइए, डरिए मत जाइए, अपना खुद का वोट डालिए. सुबह सुबह जाइए, वोट डालिए. पहले मतदान फिर जलपान, ये वाला बात याद रखिए. मोदी जी ने ये वाला बात कहा है सभी को. वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. किसको देंगे अपना प्रेरोगेटिव है. थैंक यू सो मच कौस्तभ जी. उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. आपके कई सारे मुद्दे हमने उठाने की कोशिश की, उन्होंने कई सारे मुद्दों पे जवाब भी दिया. अगर इसके अलावा भी ऐसे कोई पॉइंट्स रह गए होंगे तो आप प्लीज़ बेफिक्र हो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो शेयर करें. हम डेफिनेटली उसको देखेंगे और नेक्स्ट किसी और तरीके से हम उनको अप्रोच करेंगे और उसके सवालों का जवाब निकालने की कोशिश भी ढूंढेंगे. साथ ही साथ अगर हमारा काम आपको पसंद आया और तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने लोगों तक शेयर करें. वोट देने जाना ज़रूरी है, जैसा कि हमने आपसे अपील भी किया. आप सारे वोटर्स को ये शेयर करें और उनको अपना माइंडसेट खुद बनाने दें कि उनको किसको वोट देना है. और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें. थैंक यू.